तो मैंने आपको एक निबंध बताया था कि अनुशासन का अर्थ होता है सफलता। अनुशासन बराबर क्या होता है? सफलता। तो हमारा अनुशासन भी, डिसिप्लिन भी सक्सेस के रूप में दिखना चाहिए। अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं तो फिर हम सक्सेस हैं, यानी हम सक्सेस होंगे इस साल। और अगर हम तीतर बीतर वाले हैं, यानी कि छिन्न भिन्न हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, एनार्किस्ट हैं, और यदि हम उस तरह से कि हमारी लाइफ जो है वो सिस्टमेटिक नहीं है या हमारी तैयारी सिस्टमेटिक नहीं है, तो फिर रिजल्ट जो है वो असफलता के रूप में आएगा, हम फेल होंगे। तो कंपटीशन में सफल होना और असफल होना थोड़ा अलग चीज है। स्कूल में सफलता और असफलता अलग चीज है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में क्लास में 90% लोग सफल हो जाते हैं, 90% से ज्यादा होते हैं। कई बार आपकी पूरी क्लास पास हो जाती है और अगली क्लास में चली जाती है। कोई भी अपने आप को असफल नहीं कहता, कहते हैं सारे विद्यार्थी सफल हैं, हमारे यहाँ 100% रिजल्ट है। आपने कई जगह सुना होगा कि हमारे यहाँ का रिजल्ट क्या है, 100%। तो सिविल सर्विसेज में या किसी कंपटीशन में तो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% रिजल्ट हो, जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे पास हो जाएं। ये है कंपटीशन, यानी ये मारामारी है। तो इसमें तो वही व्यक्ति सफल होगा जो बहुत ज्यादा अनुशासित होगा। तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि 60 क्वेश्चंस यदि आप ठीक करते हैं 100 में से, और मान लिया जाए आप ठीक सफल हो रहे हैं प्रीलिम्स में। आज आप प्रीलिम्स की भी बात कर लेते थोड़ी सी। प्रीलिम्स में 100 में से 60 पे आप सफल हो रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो लोग अपने टेस्ट का एवरेज लगा लें, आप जितने भी टेस्ट दे रहे हैं उनका एवरेज यदि 50 आ रहा है, तो इस बार आप सफल होने जा रहे हैं। क्यों सफल होने जा रहे हैं? क्योंकि आज से मैं आपको एक जादू देने वाला हूं, समझ लीजिए कि जादू ही बात करने वाले हैं। अगर आप उसका पालन करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, ठीक है? यदि आपका 50 आ रहा है, यदि आप 50 से नीचे हैं तो आप अगले साल की तैयारी करें। इस वर्ष आप सफल नहीं होने जा रहे हैं, चांसेस बहुत कम है। चांसेस किनके हैं? 50 से ऊपर वालों के चांस है, जो टेस्ट में 50 से ऊपर ला रहे हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिना तैयारी के होता नहीं है कुछ, मेहनत करना पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा, वही जादू है। क्या जादू बताने वाले हैं? हार्ड वर्क का जादू बताने वाले हैं आपको, कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको ले जाना पड़ेगा अपने आप। तो 50 से 60 पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपके पास जैसे यूपीएससी का आप प्री दे रहे हैं, तो मैं हमेशा यूपीएससी को टारगेट करके बात इसलिए करता हूं क्योंकि उसका थोड़ा सा काफी स्पेसिफिक कैलेंडर होता है और वो फॉलो भी होता है। एमपीपीएससी वाला जो है वो सर्टेन नहीं होता, उसमें सर्टेनिटी नहीं होती, इसलिए उसको देख करके हम कभी भी रणनीति नहीं बनाते। एमपीपीएससी के हिसाब से रणनीति बनाने से बात बनती नहीं है, दरअसल वो उस हिसाब से होती नहीं है परीक्षा। मैंने आपको बहुत बार पहले कहा है, कई बार कहा है मैंने, और उससे डिप्रेशन के सिवा और कुछ नहीं आता। चाहे आपने प्री पास कर लिया, कई लोगों की तो नौकरी लग गई, उसके बावजूद उसका अपॉइंटमेंट लेटर 3-3, 4-4 साल नहीं आता है। तो हम लोगों ने वो चीज देखी, वो बिल्कुल बेकार हालत हो जाती है, पैरालिसिस हो गया, उसको दिमाग खराब हो गया, जश्न मना लिया, पार्टी दे दी, सिलेक्शन हो गया, अब लेटर ही नहीं आ रहा। ऐसा हालांकि यूपीएससी में भी होता है 1-2% लोगों के साथ, लेकिन यहां कई लोगों के साथ हो जाता था पहले। बहुत बेकार रिकॉर्ड, आजकल तो ठीक हो गया, तो इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम आपके साथ कोई खेल नहीं रहे और आपको पूरा सचेत कर रहे हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। तो आज हम लोग अपने ऊपर क्या डिसिप्लिन लेके आए और क्या हम लोग करें। यदि आप 30 के आसपास हैं, 100 में से 30 ठीक होते हैं प्रश्न आपके हैं, 35 होते हैं, 30 होते हैं, 35 होते हैं, 38 होते हैं, 40 होते हैं, तो परवाह ना करें, आप लोग फिर भी आईएएस बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? थोड़ा पेशेंस रख करके पढ़ना पड़ेगा। पहली बार पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता, ध्यान रखिए। आपको किताब अगर आप कोई पढ़ रहे हो, मैं अगर कहूं कि आप बीएल ग्रोवर की किताब पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री,
उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो बीएल ग्रोवर से लगभग 6 प्रश्न आते हैं यूपीएससी में, 100 में से 6 प्रश्न आते हैं बीएल ग्रोवर से। तो पहली बार आप पढ़ोगे तो हो सकता है 2 प्रश्न ही ठीक कर पाओ, तो आप निराश हो जाते हो कि हमने बीएल ग्रोवर पूरी पढ़ ली और हमारे तो 2 ही प्रश्न ठीक हो रहे हैं। तो पहली बार में 2 ही प्रश्न ठीक होते हैं, कितना भी विद्वान आदमी हो। तो दोबारा पढ़ोगे तो फिर 4 ठीक होंगे, और तीसरी बार पढ़ोगे तो फिर 5 ठीक हो जाएंगे 6 में से। हो सकता है 1 तब भी ठीक ना हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया, 6 में से 5 आ गए। आपको तो 100 में से 60 ही लाना है, यहाँ तो 6 में से 5 आ गए, तो काफी अच्छा रिजल्ट है। बस ये रिजल्ट आप ला सकते हो। आपने 2 बार पढ़ लिया तो 4 प्रश्न हो जाएंगे। तीसरी बार कोई 3 बार बीएल ग्रोवर पढ़ ले और उसके बावजूद यदि उसको 2 ही प्रश्न ठीक हो रहे हो, तो फिर वो अपने आप को कमजोर माने और माने कि मैं इस परीक्षा के लायक नहीं हूं। लेकिन किसी ने बीएल ग्रोवर पढ़ी नहीं है और वो हताश हो रहा है, उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरी सांत्वना से भी कुछ नहीं होगा। अब आप कहोगे ये क्या है? ये जादू है, यही जादू है। आपको खाना खाने के बाद पढ़ने की आदत है, नींद नहीं आती मान लिया जाए दिन में, और खाना खा लेने के बाद यदि आप लंच के बाद 1 बजे बाद 1:30 बजे बाद फिर आप पढ़ने बैठते हैं, तो रात को 8:30 बजे उठे तो आप देखेंगे कि 50 पेज पूरे हो गए। 7 घंटे आप बैठ गए, 6 घंटे बैठ गए, 50 पेज पूरे हो जाएंगे। इससे ज्यादा नहीं होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे। लगभग 10 दिन 20 दिन तक आप बैठे रहेंगे तो वो किताब खत्म होगी। उसके बाद और भी पढ़ाई करनी है, केवल यही खत्म नहीं करना है, और भी करना है। लेकिन अगर आपने ये 10-15 दिन 20 दिन की अगर साधना कर ली तो, और ये 2 बार करनी पड़ेगी, दोबारा जब करेंगे तब फास्ट हो जाएगा। क्योंकि पहली बार में आप अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो फिर अंडरलाइन को और ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि दोबारा अंडरलाइन नहीं करना है आपको। फिर आपको कुछ लिखना है, दोबारा जब पढ़ेंगे तब साथ में कुछ लिखते जाना है। जो दोनों तरफ जगह होती है ना पेज में, उन जगहों पे कुछ लिखते जाना है। कौन सी जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन बातों को लिखते जाना है। सन ऑलरेडी लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन आप साइड में लिख दो किताब का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान, घटना, उसको साइड में लिखते जाओ। फिर तीसरी बार पढ़ोगे तो अंडरलाइन पे भी ध्यान देना है और लिखे हुए पे भी ध्यान देना है। फिर देखो आपका ठीक होता है कि नहीं। अब आप कहोगे ये तो मतलब बहुत ही धैर्य वाला काम है, यानी कि 700-800 पेज पढ़ना पहले, तो फिर 700-800 पेज जो है रिवाइज करना है, फिर तीसरी बार और रिवाइज करना, और फिर एग्जाम वाले दिन तो देख के जाना ही है। फिर आपके टेस्ट में 6 में से 5 ठीक होने लग जाएंगे। ऐसे ही हम आपको अलग अलग सेक्टर की चीजें बता देंगे, वो सारी चीजें कर लो, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अब क्या होता है कि हम कई बार तैयारी करने के लिए जब निकलते हैं या गांव से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, शहर में आते हैं, जैसे आप भोपाल में आ गए, या अपने जगह पर ही आप तैयारी करना शुरू करते हैं, तो हम लोग एक अलग ट्रांस में जीने लगते हैं। हम कहने लगते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, वाकई में हम तैयारी नहीं कर रहे होते, वाकई में हम नहीं करते। क्योंकि ये जो पेशेंस वाला काम है, इसमें बहुत बार दुविधा आ जाती है। कई बार आदमी, देखिए सर्टेनिटी होती है तो आदमी उस काम को करने लगता है, और जब थोड़ी सी अनिश्चितता आती है तो वो घबराने लगता है और अपने आप को नालायक समझने लगता है। आप नालायक तब समझो जब आप 1 साल तक मेरे निर्देशों का पालन कर लो और उन निर्देशों के हिसाब से रिजल्ट ना आए तो फिर आप निराश हो। लेकिन आप क्या करते हो कि आप निर्देशों का पालन करते नहीं हो। यानी डॉक्टर से निराश कब होना है? जब डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो आपने नहीं ली, आपने ली हो पर्याप्त, उसने कहा हो कि ये परहेज करना, वैसा परहेज किया हो, डॉक्टर की दवाई समय पे ली हो, और उसके बाद यदि आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप डॉक्टर बदलेंगे या फिर दवाई बदलेंगे, तो या फिर निराश हो जाएंगे कि नहीं अब मुझे मरना ही है, मैं तो जी नहीं सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तब निराश होंगे ना।
आपने पालन किया नहीं है दिनचर्या का, आपने परहेज का पालन नहीं किया है, आपने दवाई समय पे ली नहीं है, हमारे निर्देशों का पालन नहीं किया है, तो आप निराश होते हैं। तो ये तो बेवकूफी है। आपकी निराशा में हम थोड़ी आपके सहभागी हो सकते हैं, या हम भी आपके साथ साथ निराश, हाँ भाई अब तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम सही कहते हो, वाकई में तुम्हारी हालत खराब है, हम आपके साथ सहमत थोड़ी हो सकते हैं। हमको मालूम है आपने आवारागर्दी की है, आपने लापरवाही की है, हमारे निर्देशों का पालन नहीं किया, अनुशासन का पालन नहीं किया है, सिलेक्शन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। देखो चमत्कार तो होते नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं। अब आप हमारे निर्देशों का पालन करेंगे, वो जादू है, और वो चमत्कार कहलाएगा। किन के लिए चमत्कार कहलाएगा? जो पुरुषार्थी नहीं है, वो सारे कहेंगे तो चमत्कार है। मतलब तुम हमारे साथ ही तो पढ़ते थे और मैं तो तुमको जानता हूं, तुम बन कैसे गए? तो उसके लिए चमत्कार होगा, आपके लिए नहीं। आपने तो चमत्कार किया है, उसके लिए चमत्कार हुआ है। तो जादू ऐसा काम करता है, कुछ नहीं है। जादू मतलब हार्ड वर्क। आपको बस ये है कि गाइडेंस में कर रहे हो कि नहीं आप? तो हम गाइडेंस दे रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, दिशा बता रहे हैं कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं और आपने पूरी किताब पढ़ ली और 6 में से 2 ही सही हो रहे हैं, इसका मतलब ठीक से पढ़ा नहीं है। दोबारा जब आप पढ़ोगे, 2 ठीक होने के बाद फिर टेस्ट होगा, फिर 4 आएंगे, तब समझ में आएगा अच्छा इसको ऐसे पढ़ना था, मतलब हम तो ऐसे ही पढ़ गए थे। तो टेस्ट भी देते रहो, पढ़ते भी रहो। पढ़ते रहोगे, टेस्ट देते रहोगे और कारण हमसे पूछते रहोगे कि सर ये तो 2 ही आए हैं, हमने तो पूरा पढ़ लिया, तो हम बताएंगे बाकी के 3, बाकी के 5, बाकी के जो 4 हैं वो क्यों ठीक नहीं हुए, वो कारण बताएंगे। बस आप कारण को दूर कर लीजिए, हो जाएगा आपका काम। प्रॉब्लम कहां है? बात समझ में आ गई आपको? क्या आपने किसी नोट्स को 3 बार पढ़ा, किसी किताब को 3 बार पढ़ा? नहीं पढ़ा तो आपके रिजल्ट आपको बता रहे हैं। जिन लोगों ने पढ़ा है उनके रिजल्ट भी उनको बता रहे हैं। इसके अलावा कोई शॉर्टकट है? कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आप YouTube पे कोई लूसेंट पढ़ के सुना रहा है, उसको चालू कर लेते हो, उसको सुनते रहते हो, वहां से ऐसा लगता है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। होगा नहीं, चमत्कार नहीं होगा। फिर इग्नू पढ़ लो, इग्नू के नोट्स पढ़ लो। तो पढ़ते रहना पड़ेगा। बाद में स्पीड बहुत आ जाती है, बाद में इतना टाइम नहीं लगता। एक बार यदि आपने पढ़ लिया, चीजें समझ में आ गई, तो फिर पेचिंग करनी पड़ती है, पेचवर्क ही करना है। पेचवर्क में इतना समय नहीं लगता। पूरा रोड बनाने में कितना समय लगता है, और कहीं कहीं रोड उखड़ जाए तो उसकी मरम्मत करने में उतना समय लगता है क्या? नहीं लगता। बाद में आपकी मरम्मत है, रिवीजन का मतलब है वो मरम्मत। रोड जहां से उखड़ गया है, बस वहां से आपको ठीक करना है, बाकी तो रोड बना हुआ है। आपको फिर से गड्ढा खोद करके 8-8, 10-10 फीट भराव करना, पेवमेंट बनाना, अलग अलग, वो थोड़ी करना है। गिट्टी डालना है, ये करना है, वो नहीं करना है। पेचवर्क भर करना है। और किसी जगह पर टर्न है और गाड़ियां ज्यादा घूमती हैं और वहीं पे मान लिया जाए सबसे ज्यादा गड्ढा होता है, तो उस जगह को और ज्यादा मजबूत बनाना है। तो अनुभव आपको सिखा देगा कि इसी जगह पे गड्ढा क्यों होता है, इसी जगह का रोड क्यों खराब होता है, क्योंकि इस जगह आकर के सबसे ज्यादा लोग ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टर्न आया हुआ है, आगे एक चौराहा पड़ रहा है, क्रॉसिंग है, तो क्रॉसिंग पे यहाँ दिक्कत ज्यादा आ रही है। तो आप उस जगह के रोड को और ज्यादा मजबूती देंगे, तो आपको कारण समझ में आ जाएंगे। तो पेचवर्क के कारण समझाने के लिए हम हैं। कहाँ कहाँ पेचवर्क करना वो हम देखेंगे, यहाँ उखड़ा हुआ है, कारण भी बता देंगे, लेकिन माथा पच्ची आपको करना है। तो 26 जनवरी हमारे लिए जो गणतंत्र दिवस है वो आत्म अनुशासन का है, यानी कि हम अपने ऊपर नजर रखें और नजर रख करके देखें कि प्रॉपर समय में हमने किया है कि नहीं। बस आप करेंगे तो आप बन जाएंगे। लोग वाह वाह करेंगे, यार कमाल है, मतलब इस आदमी ने कमाल कर दिया, ये कहां से कहां पहुंच गया। लोग तो दांतों तले उंगली दबाएंगे। आपने क्या किया? आपने अपने आप से बात की, बस, और कुछ भी नहीं किया। दूसरों से बात करना बंद करना पड़ता है, बाहर वालों से बात करना बंद करना पड़ता है। बाहर वाले ना तो शाबाशी दे सकते हैं अभी, ना आपकी मदद कर सकते हैं, ना सांत्वना दे सकते हैं, ना आपको उलाहना दे सकते हैं। उनको कोई हक नहीं होना चाहिए। उनके सलाह के हिसाब से बात मत कीजिए, उनसे संबंध भी मत रखिए, खुद से बात कीजिए। और अभी आप हमारे संरक्षण में, आप अगर हमारे मार्गदर्शन में हैं तो हमसे बात कीजिए, बाकी लोगों से बात करना बंद कर दीजिए।
वो आपको उछाल भी सकते हैं कि नहीं आप बहुत जबरदस्त कर रहे हो, और आपको निराश भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनका कोई और छोर नहीं है, उनकी गारंटी भी हम नहीं लेते। आप हमारे पास आए हो तो आपको हमने धारण किया है, आप हमें धारण करो, ठीक है, और आप पालन करो, निर्देशों का पालन करो, अनुशासन का पालन करो, बस। अनुशासन हम बता रहे हैं, एक ही अनुशासन बता रहे हैं। क्या है कि 3 बार पढ़ना है हर चीज को। तो मंद, अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम बहुत तीव्र बुद्धि, हम तो एक ही बार में समझ। मैं ये नहीं मानता कोई मंद बुद्धि होता है, कोई तीव्र बुद्धि होता है, कुछ नहीं होता। तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि बकवास चीज है, एकदम बकवास चीज है। हम सब मनुष्य हैं, हमको सबको एक जैसा बनाया गया है। पोषण की दिक्कत आ सकती है, पोषण अलग अलग हो सकता है, क्योंकि याददाश्त रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, तो आप प्रोटीन डाइट नहीं खाते तो दिक्कत आ सकती है। आप बीमार हैं तो दिक्कत आ सकती है, बीमार हैं तो कम मन लगेगा, कम आउटपुट आएगा। तो एक तो आप बीमार मत रहिए, व्यायाम कीजिए और पोषण का ध्यान रखिए, ठीक है। थोड़े से ड्राई फ्रूट खाइए, प्रोटीन डाइट का ध्यान रखिए, दालें ज्यादा खाइए, है ना। घी ज्यादा खाने से भी नहीं होता, नॉर्मल घी खा सकते हैं, जो 1 चम्मच घी सब लोग घरों में खाते हैं लगभग, वैसा 1 चम्मच घी खा सकते हैं बस 24 घंटे में। या 1 चम्मच घी सुबह खा लीजिए, 1 चम्मच घी शाम को खा लीजिए, बस। बहुत ज्यादा घी खाएंगे उससे नहीं होगा। मिल्क जो है एक साधारण सोर्स है प्रोटीन का, उसको आप ले सकते हैं, बहुत साधारण, आसानी से मिलता है, तो मिल्क आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप खाते हैं तो आपका पोषण वाला पार्ट पूरा हो जाता है, और एक बार पोषण वाला हिस्सा पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम सब बराबर हैं। अगर हम बीमार नहीं हैं और पोषण ठीक से मिल रहा है तो फिर हम सब बराबर हैं। हम में से कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा मंद बुद्धि कुछ नहीं होता, ये सब बकवास चीज है। फिर तो हमारी अभ्यास में कमी है, लापरवाही है, अनुशासन नहीं है। फिर अगर असफलता है उसका मतलब कारण समझ में आ गया होगा कि हम तीतर बीतर हैं, हमारी जिंदगी छिन्न भिन्न है, हमारी जिंदगी में अनुशासन नहीं है, लापरवाही बहुत ज्यादा है। फिर असफलता का मतलब यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। किसी को एक समय का खाना भी नहीं ठीक से मिल रहा है, और किसी को सोने में ही बहुत दिक्कत है क्योंकि बाहर खुले में सोना पड़ रहा है, झोपड़ी भी टूटी फूटी है, उसमें से हवा आती है, वो बार बार जुकाम हो जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उसके कारण समझे जा सकते हैं कि इसकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, इसको बार बार बुखार क्यों हो जाता है, इसकी इम्यूनिटी कमजोर क्यों है। आया समझ में? ऐसे व्यक्ति की प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं, और उसका कारण प्रकृति को दे सकते हैं, हवाओं को दे सकते हैं, आर्थिक स्थिति को दे सकते हैं, बहुत सारी चीजों। लेकिन जो जो घरों में रहते हैं और बिस्तर में कंबल में सोते हैं और ठीक से दोनों समय खाना खा लेते हैं, या एक समय भी खा लेते हैं, मैं तो मानता हूं कि एक समय में भी पूर्ति हो जाती है, तो उस व्यक्ति को शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। उसके बाद अगर वो असफल है तो उसका कारण वो खुद स्वयं है, उसकी लापरवाही है, उसकी कमजोरियां हैं, उसकी आदतें हैं। तो उसकी आदतें ही उसकी असफलता का कारण है। तो हमारी आदतें ठीक करें। अब आदतों का हम कुछ नहीं कर, हम तो जितना आदतों पे जोर देते हैं उतना तो कोई देता नहीं है। दूसरी क्लास वालों को तो कुछ लेना देना नहीं, वो अपना कोर्स कराया भगा दिया, लेकिन मुझे पता है उससे आउटपुट ही नहीं आएगा। तो हमारी आदतें ठीक करें। हमारी आदतें बार बार ललचाती है कि हम सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, तो सोशल मीडिया पे न जाएं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ होना जाना कुछ नहीं है। हमारी आदतें हैं कि हम फालतू सिनेमा देखते हैं या सीरियल देखते हैं या कुछ भी मनोरंजन की चीजें या गेम खेलते हैं, तो वो आदतें हमको परेशान करेंगी, तो उनको खत्म करें। हमारी आदतें हैं दोस्तों से मिलने की, बातें करने की, गप लगाने की, वो हमको परेशान करेंगी, वो खत्म करें। हमारी आदतें हैं कि हम फंक्शन में जाना चाहते हैं, बंठन करके खाना पीना चाहते हैं, लोगों के बीच रहना चाहते हैं, रिश्तेदारों में जाना चाहते हैं, ये शौक है हमारे, तो इसको बंद करें। तो हमारी आदतें ठीक करें, वो हमारे पतन का कारण है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हम पतन का कारण नहीं है आपके, हम तो यही गाइडेंस सभी को दे रहे हैं, उसी में से लोग सफल भी हो रहे हैं, उसी में से असफल भी हो रहे हैं, सेम गाइडेंस से। कमी आपकी तरफ से आती है, तो आज उस कमियों को अगर आपने दूर कर लिया तो फिर आपका गणतंत्र दिवस हो गया। आपको जाकर के परेड नहीं करनी है, आपको कोई वहां 26 जनवरी की परेड में शामिल नहीं होना है, आपको शौर्य नहीं दिखाना है। आपको शौर्य ये दिखाना है कि अपने आप के ऊपर शौर्य दिखाना है। दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, आपको अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, जितेंद्रिय होना है।
अपनी इंद्रियों पर जय प्राप्त करनी है। तो आपकी इंद्रियां आपको परेशान करती हैं, गलत रास्ते पे ले जाती हैं, तो उनको चुप करिए, उनको डांटिए, उनके ऊपर जीत दर्ज कीजिए और खुश हो जाइए, इंद्रजीत बन जाइए। जो इंद्रियों पे जीत कर लेता है वो इंद्रजीत हो जाता है, तो वो विजेता बन जाता है। तो क्या परेशानी है कि आपको लगातार पढ़ने नहीं दिया जाता? क्या परेशानी है कि आपको लगातार लिखने नहीं दिया जाता? आप लगातार लिख सकते हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। तो उन परेशानियों को दूर कीजिए, तो फिर हो जाएगा। एक एक सब्जेक्ट को लेके बेटे बहुत लिमिटेड तैयारी है सिविल सर्विसेज की, बहुत लिमिटेड। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं कि कट ऑफ जाता है 100 के अंदर 99 कट ऑफ गया था, जैसे पिछली बार जनरल का, उनके 140 147 ऐसे नंबर आते हैं, हर साल आते हैं। मैं जानता हूं, यही भोपाल में ही है। वो प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करते, उनके घर वाले भी मेरे से फोन करते हैं तो ये बोलते हैं सर इसका प्रीलिम्स तो कुछ नहीं सर, मेंस देख लीजिए 3 बार से अटक रहा है, 4 बार से अटक रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तो बहुत इजी है, 140 47 हर साल लाता है आदमी, कट ऑफ तो 99 है। चलो वो झूठ भी बोलता होगा, मार्कशीट नहीं दिखाता होगा, तो 126 आते होंगे, 130 आते होंगे। कुछ लोगों की तो मार्कशीट हमने भी देखी है, दिखाई है उन्होंने। कुछ लोग नहीं दिखाते तो हो सकता है वो झूठ बोलते हो कि उनके 140 आए, पर 125 तो आए होंगे, 110 तो आए होंगे हर साल, और हर साल प्री पास हो रहे हैं, इसका मतलब ठीक ठाक ही आए होंगे। वो तो हर साल ही प्री निकाल लेते हैं। फिर आपका प्री हर्डल क्यों है? आप क्यों अटके पड़े प्री में? आप अच्छा लिखते हैं, स्पीड भी है, हैंड राइटिंग भी बढ़िया है, याद भी आपको बहुत कुछ है, इसलिए ना क्योंकि वो प्रैक्टिस वैसी नहीं है जैसी उसने कर रखी है। जिस व्यक्ति का 6 बार से प्री निकल रहा है उसको मैं जानता हूं, मैं मिला था उससे 2013 में। 2013 में वो मेरे पास सबसे पहले आया था। मैंने उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज की करीब 150 एनिमल्स की लिस्ट दी थी, उसने एक दिन में याद करके सुना दी थी, एक ही दिन में सुना दी थी। 150 एंडेंजर्ड स्पीशीज उसने सिंगल, मैंने एक ही दिन का टाइम दिया था उसको, क्योंकि वो मुझे मिला था करीब मार्च के आसपास, और मई जून में परीक्षा थी, तो उसका प्रीलिम्स तब भी निकला था। तो मैंने, उसने कहा सर आप सबसे पहले मुझे एनवायरमेंट करा दो, उस साल एनवायरमेंट के क्वेश्चंस भी खूब आए थे, तो बोले आप सबसे पहले एनवायरमेंट करा दो। मैंने कहा ठीक है। 14 की बात, 2014 की बात, और उसको एनवायरमेंट के क्वेश्चन कराए और हो गया, एक ही दिन में सुना दिया था उसको। तो ऐसे बच्चे चाहिए हमको। उसके साथ दिक्कत है हैंड राइटिंग की, हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, बहुत ही ज्यादा गंदी है, तो उससे दिक्कत आती है। तो वो भी ठीक करेंगे पर अब तो खैर अब उसका दे दिया उसने, इस बार मेंस अब रिजल्ट आना है, इस बार होपफुली मुझे लगता है कि इस बार हो जाएगा, काफी कुछ ठीक किया। लेकिन ऐसे बच्चे चाहिए, उनको कहते हैं कि ये तैयार करके ले आओ, वो तैयार करके ले आते हैं, हो जाता है काम। आप भी कर दो, आपका भी हो जाएगा। दिक्कत कहां है? मैंने जो अभी बताया, क्या होता है कि आदमी लापरवाही करता जाता 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद फिर वो 15 16 दिन जो किताब खत्म करने का जो टाइम होता है ना, वो उसके पास बचता नहीं है। फिर वो शॉर्टकट ढूंढने लगता है, फिर उसी में सफलता प्राप्त करने लगता है। फिर कहता आप कहते हो वो होता नहीं है। तुमने डे फर्स्ट अगर ध्यान दिया होता, डे 1 से अगर हम जो कह रहे हैं वैसा काम कर रहे होते हैं, तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती आज। क्योंकि उसके क्वेश्चन वो जो 6 में से 5 आते हैं वो तो आप कंप्लीट कर चुके होते हैं। आपने हमारा पॉलिटी का नोट्स पढ़ लिया होता। हमारा पॉलिटी का नोट्स इंडिया का सबसे छोटा नोट्स है, सबसे कम पेज वाला नोट्स है, लेकिन वो अल्टीमेट है, उससे आगे कुछ नहीं है। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो, यूपीएससी का, मेंस का, प्री का, उससे बाहर नहीं आता ही नहीं है। ना तो स्टेट पीएससी में आता है, ना यूपीएससी में आता है, उससे बाहर होता ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन उसको कोई ईमानदारी से करता ही नहीं है, उसको बिल्कुल ऐसा मान करके करना पड़ेगा आपको।
एक बार कर लो हमारा पॉलिटी वाला नोट्स, आप गेम खत्म, आपका पॉलिटी का कोई क्वेश्चन ही खराब नहीं होगा, एक सिंगल नहीं होगा। मैं बता रहा हूं 20 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से, 20 के 20 ठीक होंगे, पूरे 100%। अब कर जाओ, 150 पेज है, ज्यादा नहीं है, केवल 150 पेज है। पर यह है कि 1 घंटे में 4 से ज्यादा नहीं होते, ध्यान से करना पड़ता है। पहली बार में 4 से ज्यादा नहीं होंगे, दोबारा करोगे तो 5 हो जाएंगे 1 घंटे में, 5 पेज हो जाएंगे। तीसरी बार करोगे तो 6 भी हो जाएंगे, तीसरी बार में 6 पेज होने लग जाएंगे। 3 बार उसको कर जाओ, उस नोट्स को, आपके 20 के 20 प्रश्न ठीक हो जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, मैं गारंटी देता हूं। मैं इतने सालों से देख रहा हूं, मैंने 2003-4 में उस नोट्स को बनाया था और 2 बार उसको रिवाइज किया है अच्छे से, मतलब अच्छे से उसको बनाया है फिर से, मतलब उसमें काफी कुछ फिर बदल किया। लेकिन अगर मैं नए सिरे से वैसा नोट्स बनाना चाहूं तो अब नहीं बना सकता। तो मैं खुद इंप्रेस हूं अपने नोट्स से, खुद के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। लेकिन आपको करना पड़ेगा, तैयारी आपको करनी है। मैं पढ़ाता रहता हूं समय समय पे, उसमें से बहुत सारी बातें आप 20 में से 20 ठीक करने लग जाएंगे। ये हो गया, यही 2 चीजों में ही बता दिया हमने 25 क्वेश्चन तो यहीं पे, कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए BL ग्रोवर कर जाइए, विपिन चंद्रा कर जाइए, और इग्नू का नोट्स कर लीजिए, या फिर हमारा नोट्स कर लीजिए। इग्नू की किताब कर लीजिए, हमारा किताब कर लीजिए। पूरे 6 में से 6 ठीक होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि उसमें कोई न कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री से निकाल लिया जाता है जो हमको नहीं आता, तो पूरे ठीक नहीं हो पाते हैं उसमें घबराने की जरूरत नहीं। 4 भी होने लग जाएंगे बहुत होता है, 6 में से 4 भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। पर ये दोष देने से पहले आप एक बार करना, इसको एक बार करोगे और फिर अगर ना आए तो फिर बताना। देखो ये बहुत संक्षिप्त तैयारी है, जितनी बड़ी आपको पोस्ट मिल रही है उतनी मेहनत नहीं है ये। इंजीनियरिंग से तो कम ही है, मेडिकल से तो बहुत कम है, जो लोग MBBS करते हैं उससे बहुत आधी मेहनत है ये हम जो बता रहे हैं। और जो आप बीटेक में करते हो ना, 8 सेमेस्टर पढ़ते हो, वो तो 2 सेमेस्टर के बराबर ही मेहनत है। अगर अच्छी जगह से बीटेक करोगे, कोई ऑर्डिनरी ऐसे ही कॉलेज से कर लिया ना, कहीं भोपाल में बहुत सारे कॉलेज है, वहां से भी बीटेक हो जाता है। ऐसे बीटेक की बात नहीं कर रहे हम, अच्छे बीटेक की बात कर रहे हैं, IIT के लेवल का। वहां से करोगे तो वो 2 सेमेस्टर के बराबर ही मेहनत है IAS की तैयारी, बहुत ज्यादा मेहनत थोड़ी है। एक तरफ क्या होता है, डिग्री मिलती है, यहाँ तो सीधी नौकरी मिल रही है, सीधा आप कलेक्टर बन रहे हैं। वो तो आपको डिग्री पर देता है, उससे नौकरी थोड़ी मिलती, नौकरी तो बाद में मिलती है। यहाँ तो सीधी नौकरी मिल रही है आपको। तो फिर आप अपना मन क्यों नहीं लगाते इसमें? जितना उसमें लगाते हैं उतना इसमें लगा दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, इससे सरल एग्जाम और क्या हो सकती है। तो फिर आपके ना इतने सारे लोग हैं, तो फिर इतने सब में हाँ निकलेंगे, आप ही निकलेंगे। हमको तो निकालना आता है, लोगों को, ढेरों लोगों को निकाला है, बहुत आसान है। बिल्कुल ब्लैंक वाले लोग भी निकले हैं, जिनको कुछ नहीं आता, सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, वो भी निकले हैं, सब निकल जाते हैं। ABCD सर हमको तो कुछ नहीं आता, हंसते हैं, बोले सर हमको कुछ आता नहीं, बस आपका नाम सुना है, हम आए हैं तो आप बताओ। हम बोलते हैं ये करना शुरू करो, करना शुरू करते हैं। 27-28 ठीक होते हैं उनके, पहली बार टेस्ट देते हैं तो 27-28 ठीक होते हैं, वो भी हंसते हैं, हम भी हंसते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। फिर 30-35 पे आते हैं, थोड़े दिन बाद 40-42 पे आते हैं, फिर 47-48 पे आने लगते हैं, फिर जाने लगते हैं वो 55 के आसपास। बस उम्मीद उनकी भी जाग जाती है, हमारी भी जाग जाती है, हौसले यहीं से उड़ान भरना शुरू करते हैं, यहीं से उड़ान की शुरुआत होती है। फिर वो खुशबू आने लगती है सफलता की, सर इसमें तो 10 प्रश्न ऐसे खराब हो गए जो मुझे आते थे, नहीं तो 65 होते। हाँ तो बस वो ठीक करना शुरू करो, कहाँ कहाँ गलती हो रही है। जब भी आपके ठीक खराब होंगे वहां आप 10 प्रश्न तो निकाल ही लोगे कि ये तो ठीक हो जाते, ये तो ठीक हो जाते। 25 वाले को भी लगता है कि मेरे 10 प्रश्न ठीक हो जाते, 55 वाले को भी लगता है, 65 वाले को भी लगता है, 75 वाले को भी लगता है। जिसके 75 आते हैं वो भी बोलता है मेरे 10 प्रश्न और ठीक हो जाते।
तो ये 25 वाले को भी लगता है मेरे 10 और ठीक हो जाते हैं बहुत आसानी से। यही तो लालच है ना, मृग मरीचिका है, यही आगे बढ़ाती है। वो जो 10 प्रश्नों की मरीचिका है, तो ये आगे बढ़ाती है आदमी को कि अच्छा मतलब यही है सारा झंझट, मतलब मैं 10 और ले आता तो अभी 35 हो जाता। वो 35 करने जाता तो फिर उसको 10 का लालच और आगे दिखाई पड़ता है। 10 तो फिर जरा खराब हो गए मेरे, बहुत अच्छे अच्छे वाले जो मुझे आते थे, वो 45 पे ले जाता। 45 पे फिर उसको लगने लगता है कि 10 तो फालतू ही खराब हो गए, ये तो मुझे आते थे, ये मैंने क्या किया। फिर उसको लगता है 55 वाले को फिर लगता है वो 65 पहुंचता है, तो इस बीच तो सिलेक्शन ही हो जाता है। सिलेक्शन वाला जो है फिर बोलता नहीं नहीं कुछ खराब नहीं होने थे, मुझे सारे आते थे क्योंकि वो सिलेक्शन हो गया था, अब उस पर कौन दावा करे, बाकी उसकी अंतरात्मा जान रही होती थी कि उसको कुछ नहीं आता और उसकी हालत कितनी खराब है और उसने कितना गंदा लिखा था। वो तो कॉपी चेक करने वाले ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान से चेक करता तो मैं फेल हो जाता। लेकिन अगर टॉपर बन जाए तो फिर वो कह देता मेरे जैसा कोई कुछ नहीं, मैं तो बहुत ही पढ़ता था और किसी को कुछ नहीं आता था, सब लापरवाह है, मैं ही अनुशासन में हूं। यही सफलता की कहानी है और कुछ भी नहीं है। स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ता जाता है। अचानक चमत्कार नहीं होता, आपको करना पड़ता है। आप धीरे धीरे चमत्कार पैदा करते हैं, आप खुद मेहनत करके करते हैं। मुझे लगता है इससे अच्छा गाइडेंस नहीं हो सकता, नए लोगों के लिए भी और जो बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे पहुंच गए उनके लिए भी। तो अपनी अपनी दिक्कतें आप लोग अपना इंस्पेक्शन करें, आत्मनिरीक्षण करें और देखें कि कहां आप गलत हैं, किस चीज में गलत हैं, कौन सी चीज आपने स्किप कर दी, कौन सा निर्देश आपने छोड़ दिया, किसका पालन आपने नहीं किया। फिर रही मेंस की बात, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। जो हम अभी 7-8 घंटे पढ़ने की बोल रहे हैं, वो 6-7 घंटे आपको लिखने के लिए कहेंगे। जो ज्यादा लिखेगा वो मेंस निकाल ले जाएगा, तो फिर लिखने वाला काम है। तो जब मेंस की बात करते हैं तो उसमें लिखना ज्यादा है और बोलने की प्रैक्टिस किस में चाहिए, इंटरव्यू में। फिर उसमें बोलने की प्रैक्टिस करनी है, या आपको किताबें ज्यादा पढ़नी है। प्रीलिम्स में नॉलेज को हॉरिजॉन्टल विस्तार ज्यादा देना है, प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज टेक्निक यहां काम नहीं करती, वो मेंस में काम करती है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूलाज का चल रहा है, कृषि कानूनों का चल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा है। तो कृषि कानून आपको लिखना आना चाहिए कि पहला कृषि कानून क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, उसका नाम क्या है, उसका वर्णन करना है। अब क्या है कि प्रीलिम्स के लिए तो केवल कृषि कानून नहीं है, और भी बहुत सारे कानून हैं, तो आपको सारे कानूनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो ये प्रीलिम्स हो जाएगा आपका एक तरह से। सारे कानूनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, पता नहीं कब कौन से कानून के बारे में पूछ ले तो आप लिख दो, और उसमें तो हिंट मिल जाएगा क्योंकि ऑप्शंस है, बस उसमें से कुछ न कुछ क्लिक कर जाएगा, आपका काम चल जाएगा। लेकिन मेंस में तो काफी प्रिसाइज होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक मार्क्स नहीं आएंगे। तब वहां थोड़ी सी रटाई काम करेगी, थोड़ा प्रिसाइज टेक्निक जो है वो काम करेगी, और फिर प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस। ये चीजें मेंस की रणनीति हो जाती है, जो कई वैसे तैयारी अलग नहीं होती, लेकिन अगर आप रणनीति बनाना चाहते हैं कुछ, तो रणनीति थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो वो तो आप 2 महीने में भी कर सकते हो। जब प्रीलिम्स आप दे देते हो, उसके बाद जो 3 महीने मिलते हैं, 4 महीने मिलते हैं, उसमें आप तैयारी कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो हम बता भी देंगे। आप हमारे गाइडेंस में रहोगे तो हम बता देंगे, आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। यहीं बैठ करके हमने 6-6 घंटे प्रैक्टिस करवाई है, इसी सामने बैठ के बिठा के करवाई है। होने लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप भी करोगे, नहीं तो हम करवाएंगे, जबरदस्ती भी करवाते हैं, बिठा के प्रैक्टिस करवाते हैं। मन नहीं लगता है तो भी करवाते हैं, होता है ना। कोच का काम तो यही है, उसका मन तो हो रहा है घर जाने का, लेकिन हम कह रहे नहीं लिखो, तो लिखना पड़ता है, तो होने लगता है। मैं आपको जिम का उदाहरण देता हूं ना, क्रिकेट का उदाहरण देता हूं बार बार, तो ये इसलिए देता हूं क्योंकि हमारे आसपास है, तो प्रैक्टिस करवा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, रिजल्ट आने लगते हैं, बॉडी फिटनेस आने लगती है, और जब रिजल्ट आने लगते हैं तो उसको अच्छा लगने लगता है कि उसने कर लिया, कर दिखाया। लेकिन कर क्या दिखाया, तुम तो करने को ही तैयार नहीं थे, वो तो तुमसे करवाया गया जबरदस्ती करवाया गया, पहले थोड़ी कर पा रहे थे। पहले कर पा रहे होते तो फिर बात ही अलग थी। इसीलिए तो लोग
कई लोग मुझे ज्वाइन करते हैं तो वो बोलते हैं सर कुछ नहीं, हम पढ़ने तो नहीं आ पाएंगे आपसे, 3-3 घंटे क्लास नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप हमको डांट देना, आप हमारा चेक कर लेना। ये डांट खाने के लिए पैसे देते हैं। बोले हमको डांटना है आपको, हमको बताना है समय पे, क्योंकि हम वो डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं। तो आप डिसिप्लिन लेके आएंगे, इस बात का हम आपको पैसा देंगे। कई राजा महाराजा जो है वो गुरुओं के पास भेजते थे, ट्रेनर रखते थे अपने राजकुमारों के लिए। तो वो क्यों रखते थे? दांत खिलवाने के लिए पैसा देते थे ना, कि आप इनमें अनुशासन लेके आओगे, कैसे भी करके अनुशासन लेके आओगे। आपकी आजीविका की गारंटी हम लेते हैं, आपका वेतन हम देते हैं, आप केवल इनका ख्याल रखोगे, बस हो गया काम। तो हमारा काम है आपके अंदर कैसे भी करके अनुशासन पैदा करना, आपके भटकाव को खत्म करना और आपको सेंट्रलाइज करना, आपके ध्यान को एकाग्र करना और लक्ष्य के प्रति समर्पित करना आपको। ये हमारा काम है, उसी काम को हम करते रहते हैं। और कोई काम थोड़ी है। टीचर का और कोच का और क्या काम होता है? हम थोड़ी आपको, कई लोग बोलते हैं वो क्या घोट के पिला देंगे? नहीं, घोट के नहीं पिलाएंगे, घोटना सिखाएंगे और पीना भी सिखाएंगे। हम घोट के नहीं पिलाएंगे, आप ही को घोटना है और आप ही को पीना है, पर घोटना हम सिखाएंगे। आप घोटोगे नहीं तो हम डांटेंगे कि घोटते क्यों नहीं, अब घोट लिया है तो फिर पीते क्यों नहीं? तो घोट के पिलाना ही हो गया। पर आप ही घोटेंगे, आप ही पिएंगे, हमको थोड़ी पीना, हमको सिलेक्ट नहीं होना है, हमको रास्ता पता है बस। और आपका टीचर हूं मैं, तो मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि मैंने ये रास्ता देखा हुआ और मैंने घोटा भी है और मैंने पिया भी है, और उसका स्वाद भी जानता हूं, उसकी सफलता भी जानता हूं। बाकी टीचर का मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी घोटा कि नहीं घोटा, पिया कि नहीं पिया, सफलता उन्होंने प्राप्त की कि नहीं की। मेरे साथ ये है कि मुझे पूरा रास्ता पता है, जिस रास्ते पे मैं आपको ले जा रहा हूं वो रास्ता मुझे पता है कि इस पे जाते कैसे हैं, निकलते कैसे हैं, क्या स्पीड रखना पड़ती है, कैसे जाते हैं और कब पहुंचते हैं और कैसे पहुंचते हैं, ये मुझे पता है। तो आप मेरे साथ चल सकते हैं, क्योंकि मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको बता सकता हूं कि ऐसे ऐसे निकलते हैं, ऐसे जाते हैं, ये चीज है, मुझे पक्का पता है। बाकी लोग निकले तो हैं लेकिन पहुंचे कभी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग शिक्षक होते हैं, तो वो आपको हो सकता है कि चूंकि वो कभी पहुंचे नहीं, तो हो सकता है वो रास्ते में आपको भी अटका दें, क्योंकि वो तो कभी पहुंचे नहीं। कभी कभी आप जिस आदमी ने रास्ता नहीं देखा होता, उसके साथ जब आप चले जाते हो तो किसी चौराहे पे ठिठक के वो भी खड़ा हो जाता है, तो यहां तक तो मुझे पता था। आप देखते हैं, किसी से पूछते हैं, आगे का मुझे पता नहीं है। अब हम तो कई बार जा चुके, एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं। एक आदमी जो कई बार जा चुका है उसको तो और ज्यादा अनुभव होता है, क्योंकि हर बार अलग अलग अनुभव आते हैं। पिछली बार गाड़ी खराब हो गई थी, पिछली बार पंचर बनाने वाला नहीं मिला था, एक बार पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिला था, एक बार ये हो गया था, एक बार रास्ते में चोर मिल गए थे, एक बार रात में हम फंस गए थे, एक बार दिन में ऐसा हो गया था। तो जो बार बार किसी रास्ते पे जाता है तो उसको तो अलग अलग तरह के अनुभव है, तो वो तो आपको सब तरह के अनुभवों से गुजार सकता है। और किसी भी तरह के रास्ते में दिक्कत आया तो उसका सामना करने के लिए तैयार हो। तो हम तो कई बार पहुंचे हैं, और हमने तो स्टेट सर्विस भी निकाले हैं, यूपीएससी भी निकाले हैं, इंटरव्यू में भी दिए बैठे हैं, मेंस भी अच्छे से निकाले हैं, सब कुछ किया है और पूरा पूरा किया है, पूरा निकाल करके देखा हुआ है। तो हम तो बहुत अच्छे से रास्ते भर की बात आपको बता सकते हैं, आपकी परेशानियों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कौन कौन सी परेशानियां आती है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि दिक्कत कौन सी आती है, अनुशासन की दिक्कत आती है। सबसे कठिन होता है अपने ऊपर अनुशासन रखना, खुद के ऊपर अनुशासन, ये बहुत कठिन काम है। और जो इसको आदी हो जाता है, फिर उससे सरल काम उसके लिए कुछ नहीं होता। जिसको 4 बजे उठने की आदत हो जाती है, जिसको सुबह 1 घंटा वॉक करने की या दौड़ने की आदत हो जाती है, तो उसको फिर वो हर्डल नहीं लगता। आप जब आईपीएस बन जाएं और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी ऑफ पुलिस वाले में, पुलिस एकेडमी में जब आप चले जाएंगे, तो वहां आप 5 बजे उठ करके शेविंग बना रहे होंगे लड़के, ये कॉमन है। 5 बजे उठ के कौन शेविंग बनाता है घर पे? घर पे कौन बनाता होगा बताओ? लेकिन वहां 5 बजे उठ करके सभी शेविंग बना रहे हैं, मतलब ये कॉमन चीज है, ये हो ही रहा है। मतलब
और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना थक जाते हैं ना परेड वरेड में, और खास करके जो ट्रेकिंग है और जंगल कैंप और ये और फलाना, और रोज 10-10, 12-12 किलोमीटर दौड़ने ले जाता है वो, है ना। आप होंगे आईपीएस, लेकिन वहां जो आपका ट्रेनर होता है, वो चाहे वो लोकल आदमी हो, वो आईपीएस नहीं होता जनरली, वो एक जवान ही होता है, लेकिन वो ट्रेनिंग आपका दे रहा होता है, तो कमाल। जब आप आईएएस बन जाओगे तो एक पटवारी आपको जब ट्रेनिंग देने के लिए आएगा, तो पटवारी आपको खेत में ले जाता है, नाप चोक सिखाता है, तो पटवारी अलग ही तरीके से बात करता है आपसे। अरे आप कलेक्टर साहब बनोगे, इधर आओ इधर आओ। आपको कब सुबह से मैं समझा रहा हूँ, दरअसल इसका हालांकि जनरली ऐसा नहीं बोलते हैं, वो लोग डरते हैं, वो सोचते हैं क्या पता हमारे ही कलेक्टर बन के आ जाए। तो ट्रेनिंग में वो आपको सिखा रहा होता है। तो सुबह, सर मैं ना सुबह 11 बजे तक मेरे को मीटिंग में जाना है, इसलिए आप एक काम करना कि सुबह 8 बजे आ जाना, 7 बजे आ जाना, अपन चलेंगे उस गांव में, मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो आपको तैयार होकर जाना है, आप आईएएस हो, लेकिन एक पटवारी बुला रहा है। 6 महीने बाद, साल भर बाद हो सकता हो वो आपके सामने हाथ बांध के खड़ा हो, वो बात अलग है, लेकिन आज तो वो आपको सिखा रहा है, और आपको सर्टिफिकेट भी देगा वो कि हाँ इन्होंने 15 दिन में मुझसे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली और मैं संतुष्ट हूं इनकी ट्रेनिंग से। तो आपको सर्टिफिकेट देगा एक तरह से। थानेदार आपको थाने का काम सिखाएगा, वो सर्टिफिकेट देगा कि हाँ इन्होंने मेरे थाने में आकर के पर्याप्त तरीके से। जज आपको पास में बिठा करके ट्रेनिंग देगा, आप जज के पास बैठे रहेंगे 15 दिन तक, वो अपनी कुर्सी के पास में कुर्सी लगा देगा और बोले देखो मैंने इसकी सुनवाई की, वो गवाह आया, उसने बयान, वो बयान कैसे दे रहा है तो सुनो, मैं सुन रहा हूं वैसे तुम भी सुनो, अब मैं फैसला लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, देखो ये टाइप करने वाला टाइप कर रहा है, क्या टाइप कर रहा है, ठीक से टाइप कर रहा है नहीं कर रहा है, देखो। तो प्रोसीजर कोर्ट का पूरा समझाता है। तो आप हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं, महिला बाल विकास में भी जाते हैं, जनसंपर्क में भी जाते हैं, आप हर तरह की ट्रेनिंग लेते हैं। तो जितनी भी तरह की ट्रेनिंग लेते हैं वो कौन लोग होते हैं? तो ये सब सामान्य चीज हो जाती है, जल्दी उठना, काम करना, ये सब। लेकिन वो अनुशासन अभी क्यों नहीं आता? उस समय तो सैलरी मिल रही है, आपको पता है कि सर्टिफिकेट लेना है इससे, तभी मुझे पावर आएगी। अब ये सब तरह के सर्टिफिकेट इकट्ठा करके 6 महीने में, साल भर में जब आप ले जा करके जमा कराते हैं, तब वो आपको पावर देते हैं एक तरह से कि हाँ अब आप आईएएस हो गए, अब आप पूरी तरह से। फिर मिड टर्म ट्रेनिंग में चले जाते हैं, फिर ट्रेनिंग पे मसूरी बुलाएगा, फिर इधर हैदराबाद बुलाएगा आईपीएस को, आईएएस को फिर बुलाएगा वहां। तो बार बार आपको फील्ड में भेज करके, एसडीएम बना करके, जिला पंचायत सीईओ बना करके, फिर आपकी ट्रेनिंग होती रहती है अलग अलग फेज की, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ऐसे ट्रेनिंग्स चलती हैं। उसके बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं, आपको एग्जाम देनी है, कानून की एग्जाम देनी है, आईपीसी की देनी है, सीआरपीसी की देनी है, सीपीसी की देनी है, ऑर्डर राइटिंग करवाएंगे, तो ऑर्डर लिखने आपको सिखाए जाएंगे, क्लासेस होंगी, थ्योरी होंगी, प्रैक्टिकल होंगी, फिर एग्जाम होगी। फिर जब आप सारी क्लासेस निकाल लेंगे तो फिर आपको एक तरह से अब आप कहीं पे भी नियुक्त किए जा सकते हैं, कलेक्टर के तौर पे, एसपी के तौर पे, अब जाकर के आप नियुक्त किए जा सकते हैं। तो उन दिनों में जो अनुशासन होता है वो कहां से आता है? क्योंकि आप बन गए हैं इसलिए अनुशासित हो जाते हैं, और वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और वो आपकी एकेडमी का शेड्यूल है, इसलिए आप फॉलो करते हैं। बाकी जगह पे क्या दिक्कत है? स्टूडेंट लाइफ में हम लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको लगता नहीं है, अनिश्चितता रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है, हमको विश्वास ही नहीं होता कि हम वहां तक पहुंचेंगे। अगर आपको अपने आप को पहुंचा हुआ मानो वहां तक कि हाँ मैं तो वहां तक पहुंचा हुआ हूं, मैं तो ये सब करने वाला हूं, तो फिर आप अभी भी उसी प्रकार से डिसिप्लिन हो जाओगे, अपने डिसिप्लिन को अभी फॉलो करोगे ना। पर अभी क्यों नहीं करते? अभी तो हम नहीं करते क्योंकि हमको सपना लगता है, हमको लगता है क्या पता, सर्टेन नहीं है। जबकि हम बता रहे हैं कि, और हमने तो देखा हुआ है ना, हम बोल तो रहे हैं, आपने जो सपना देखा है वो हम पूरा कर सकते हैं, हमको पूरा करना आता है, हमने तो अपने पूरे किए हैं सपने, दूसरों के, कई लोगों के पूरे करवाए भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम एक बार जाके आ गए वही अनुभव, हमने तो कई लोगों को रास्ते में, कई लोगों को ले गए, हर साल ले जाते हैं, उनको क्या हर्डल आते हैं वो भी हमको पता है। सबसे बड़ा हर्डल मैं बता रहा हूं अनुशासन का है, डिसिप्लिन का है, सबसे बड़ा। मैंने जो अनुभव किया है, खुद की लाइफ में भी किया है, खुद जब हम कर रहे थे तब भी हमारे साथ यही दिक्कत थी, और जब हम बहुत सारे लोगों को ले जाते हैं तब भी यही दिक्कत आती है
जैसे कोई हर साल अमरनाथ यात्रा पे जाता है तो उसको पता है कि क्या दिक्कत आती है। कुछ लोग चल नहीं पाते, कुछ लोग खच्चर पे बैठना चाहते हैं, कुछ लोग पीठ पे बैठना चाहते हैं, पीठ पे बैठ के जाना। आपने केदारनाथ मूवी में देखा होगा कैसे बैठ के जाते हैं, तो देखा होगा ना कि वो पीठ पे बिठा के ले जाते हैं। उसमें वो सुशांत सिंह राजपूत वाला रोल देखा होगा आपने। उसमें उसका काम क्या है, मोटे लोगों का और जो चल नहीं फिर नहीं पाते उनको बिठा के ले जाना ऊपर तक, चढ़ाई नहीं चढ़ पाते। तो ये हर्डल है। तो जो केदारनाथ के रास्ते को जानता है उसको पता है कि ये हर्डल है, इतने लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, इतनी चढ़ाई नहीं चढ़ पाते, तो बैठ के जाते हैं। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से सीधे ही पहुंच जाते हैं, वहीं उतर जाते हैं प्रांगण में, पीछे ही हेलीपैड, तो वो तो सीधे ही पहुंच गए, एकदम ही पहुंच गए। हम लोग केदारनाथ हादसे के समय में गए, हम लोग बहुत अलग समय में गए थे, तो हमारे अनुभव बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम रेस्क्यू कर रहे थे, तो हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। लेकिन बाकी अनुभवों को तो हम इसी प्रकार से इस अनुभव को जानते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है आत्मानुशासन की। दूसरी दिक्कत है निरंतरता की। पहला तो अनुशासन और दूसरा है निरंतरता की कमी है। और निरंतरता की कमी के लिए हमने कहा कि आइसोलेशन में रहो। जैसे आप क्वारंटीन रहते थे ना, वैसे यूपीएससी में भी क्वारंटीन रहना पड़ता है, आइसोलेशन में रहना पड़ता है। जैसे क्वारंटीन रहते हैं तो उसको सिर्फ खाना पीना दिया जाता है और उससे ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखा जाता, और वो अलग रहता है व्यक्ति। ठीक वैसे ही आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है और क्वारंटीन रहना पड़ता है। आप ज्यादा संपर्क में नहीं रहो, विचारों का आदान प्रदान भी नहीं करो, क्योंकि विचार आपको दूषित कर सकते हैं, सफलता को बाधित कर सकते हैं। तो आपको ये ख्याल रखने वाली चीजें हैं आज जो मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। यही हमारा गणतंत्र दिवस है। हमारा गणतंत्र मतलब, तंत्र का मतलब होता है शासन, और गण का मतलब होता है जनता, गण। इसलिए गणपति कहा गया भगवान गजानन को। गणेश जी और कुछ नहीं है, गणतंत्र दिवस के ईश्वर हैं वो। अब गणपति को कई लोग मान लेते हैं, गणेश जी जो है वो हिंदू धर्म के देवता है, मुझे लगता है वो लोकतंत्र के देवता है। नाम देखो उनका, गणपति। गणतंत्र दिवस से कितना कुछ मिलता है। गणपति, गणेश, गण के ईश हैं, तो किसके देवता है? लोक देवता है, जनता के देवता है गणपति। किसी ने सोचा गणतंत्र दिवस और गणपति का क्या संबंध है? मैं थोड़ा सा आपको उधर ले जाके अनुशासन की भी बात करता हूं। विवेक के देवता है। अनुशासन किसके माध्यम से आता है? विवेक के माध्यम से आता है। बुद्धि, बुद्धि के देवता है गणेश जी, विवेक के देवता है। तो गण में बुद्धि होना बहुत जरूरी है। तो फिर वो गणपति कौन हुआ? जो विवेकवान हुआ वो गणपति हुआ। तो सिविल सर्विसेज वालों को विवेकवान माना जा सकता है, आप गणपति हैं। तो सिविल सर्विसेज में जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो जाता है, एक तरह से कलेक्टर जो हुआ वो उस जिले का जिलाधीश हुआ ना, तो वो जो गण है उस जिले के जितने भी, उन सबके वो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। वो गणपति की तरह, जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे गणपति। तो गण कौन है? हम शिव जी के गण बोलते थे ना, कि शिव जी के गण है, यानी शिव जी की प्रजा। शिव जी के गण मतलब शिव जी की प्रजा। गण राज्य, एक शब्द आता है गण पे, गण राज्य, गणपति। और आप बोलते थे बहुत सारे गणों में विभाजित था, जनपद, महाजनपद काल का जब आपने सुना था ना, तो हम बोलते हैं ना मौर्य साम्राज्य में वो गणों में विभाजित हो गया, बहुत सारे गणों में विभाजित हो गया। आपने चाणक्य सीरियल में देखा। तो इसका मतलब है कि हमारे यहां मौर्य साम्राज्य के समय में लोकतंत्र स्थापित हो गया था। और मैंने आपको कहा था बौद्ध धर्म का पराभव कैसे हुआ? गणतंत्र की वजह से बौद्ध धर्म चला गया और हिंदू धर्म आ गया। बौद्ध धर्म का पराभव का कारण भी बताया था हमने, बौद्ध धर्म क्यों गायब हो गया और हिंदू धर्म कैसे आ गया। क्योंकि गण बहुत विकसित हो गए थे, यानी पंचायती राज, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटी आ गई ना। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना गणराज्य मजबूत होंगे, यानी गण मजबूत होंगे।
छोटे छोटे गण, वो गांव मजबूत हो जाएंगे और गांवों का अपना शासन हो जाएगा, तो वो अपने यहां टैक्स लगाएंगे और अपना विकास करेंगे, वो आपको टैक्स क्यों देंगे? तो जो बड़े राजा थे वो बौद्ध धर्म में बहुत इंटरेस्टेड थे, क्योंकि वो विहार बनवाते थे। और आपने कितने बौद्ध धर्म की संरचनाएं देखी है, विहार होते हैं, स्तूप होते हैं। जनता को इस काम में लगा देते थे कि आप सांची का स्तूप बनाइए। अरे सांची के स्तूप से जनता को क्या फायदा? बोले नहीं, इसमें बुद्ध के अनुयायियों की अस्थियां होंगी। अरे अस्थियां होंगी तो उससे विकास क्या होना है ये बताओ। सांची के स्तूप को बनाने में कितने लोग लगाए होंगे? बस राजा के पास टैक्स है, टैक्स का पैसा है और वो मजदूरी देता था उनको, तो उनकी आजीविका चलती थी बनाने वालों की। वो ठीक है। और स्तूप आज हम घूमने जाते हैं, लेकिन असली में तो स्तूप ने तो कोई मानव का विकास नहीं किया। उससे मानव का विकास क्या हुआ? लेकिन वो संरचनाएं बनाते थे। और हिंदू धर्म वालों ने ये सब झंझट नहीं किया। उन्होंने कहा बोले ऐसा कुछ नहीं है, ग्रह नक्षत्र हम बता देते हैं आपको, आपका ज्योतिष बता देते हैं, आपका भविष्य बता देते हैं, आपके यहाँ हवन करा देते हैं, आपके यहाँ मंत्र बोल देते हैं, ग्रह शांति करा देते हैं, हम आपके गांव में आ जाते हैं, ये चित्र रख लो, ये लक्ष्मी जी है, ये गणेश जी है, ये लक्ष्मी जी तो उस समय थी नहीं, मतलब बात का कंसेप्ट है, लेकिन बहुत सारी ऐसी देवी देवता दूसरे बता दिए और वो देवताओं के चित्र वित्र स्थापित कर दिए, तो ये हो गया, ये हिंदू धर्म की स्थापना हो गई, हिंदू धर्म आ गया। बौद्ध धर्म उनको दूर की कौड़ी लगने लगा, उनको लगा ये बहुत बड़ा काम है। शहरों में जाओ, बड़े बड़े राजाओं के वहां जाओ, विहारों में जाओ, बौद्ध भिक्षुओं के प्रवचन सुनो, उनका विहार देखो, वो चातुर्मास करते हैं उसको देखो, उनके प्रवचन सुनो, बहुत बहुत कठिन काम लगने लगा उनको लगा। और उसमें भी फिर अदृश्य शक्तियां, ये वो महायान हीनयान और बहुत सारी बौद्ध संगीतियां हुई, उनमें कितने ऊंचे ऊंचे प्रवचन होंगे, फिर भाषाएं कितनी होंगी, फिर सारी चीजों में महाभिनिष्क्रमण, ये जन्म हुआ तो उसको उसमें महा लगा दिया। सीधी सी बात है, एक बुद्ध घर से निकले थे, बोले नहीं महाभिनिष्क्रमण हुआ था, तो आदमी को याद करने में ही मुश्किल आने लगती है। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, बोले नहीं धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था, तो ऐसा लगता है हथौड़ा मार दिया उस सिर पे। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब क्या? सीधा शब्द नहीं है ना, खतरनाक शब्द है। तो आम आदमी जो किसान है वो बोलता क्या धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब उसको समझ में नहीं आता। उसको सीधा कहो कि बुद्ध यहाँ बोल रहे हैं सारनाथ में, अच्छा हाँ बुद्ध बोल रहे हैं, ये बात ठीक है। बुद्ध घर से निकले, पत्नी बच्चे को छोड़ करके घर से निकल लिया सिद्धार्थ, अच्छा मतलब वो बात समझ में। महाभिनिष्क्रमण हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था, महाबोधि वृक्ष, सारा ही खतरनाक चीज है। मतलब सीधा सीधा ही बोल दो पीपल का पेड़ है और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। महाबोधि वृक्ष के नीचे जो है वो हुआ है एनलाइटनमेंट। हाँ, तो इंग्लिश में भी खतरनाक है, बुद्धा गेट नॉलेज या इस टाइप का स्पिरिचुअल नॉलेज या ऐसा कुछ बोल दो, सिंपल सी चीज है। नहीं, वो ऐसा नहीं बोलते। तो पाली भाषा होगी, फिर उसमें संस्कृत, और फिर उसमें उसके ये ग्रंथ, और फिर उनकी संगीतियां, और उसमें धार्मिक चर्चाएं, कठिन कठिन होता जाता। तो कठिनाई से सरलता की तरफ हिंदू धर्म गया। बोले कुछ नहीं है, मंगलवार के दिन हनुमान जी हैं, इनको प्रणाम करो, काम खत्म। इस दिन के ये देवता हैं, इस दिन के ये देवता हैं, वो ग्रह नक्षत्र हैं, उनका झंझट आया हुआ है, हम दूर कर देंगे। ये जो तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आया हुआ है, ये बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा। चावल की ढेरी इधर लगाओ, फलाना इधर करो, इतनी दाल इधर चढ़ाओ, गेम खत्म, ग्रह नक्षत्र सब ठीक ठाक। तो आदमी को ये सरल लगा, बोले सारे झंझट खत्म। वहां कहाँ ज्ञान व्यान प्राप्त करना, इतने दिन तक तपस्या करना। अनिमेश लोचन वो फिर बहुत देर तक उसके पीपल के पेड़ को कितने दिन तक निहारते रहे, गया में जाके देखा नहीं, बहुत खतरनाक चीज। तो सरलता की तरफ चला गया बौद्ध धर्म। क्यों आ गया था? क्योंकि जमाना बदल गया था, परिस्थितियां बदल गई थी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सब शिक्षाएं तो खैर आप लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में हम लोग सब पढ़ेंगे भी सही। हम लोग ये कर सकते हैं, मैंने आपको दो चीजें बता दी, एक तो अनुशासन बताया और दूसरा क्या बताया? निरंतरता। और तीसरा मैं फुल फॉर्म बताता रहता हूं आपको, सेक्रीफाइस। या एक तो सेक्रीफाइस करना होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, आइसोलेशन में रहना है, और आपको एक तरह से क्वारंटीन रहना है। और फिर एक बताता रहता हूं धैर्य के बारे में।
किसी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो आप धैर्य से रहेंगे, लेकिन किसी दूसरे के चक्कर में पड़ते ही धैर्य चुकता जाता है, दिक्कत आने लगती है धैर्य में। वो आपको उकसाता है कि वो तो कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता, तो फिर जो आप 2-3-4 दिन तक जो है आप निराशा में रहे, तो ये तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो उसके कहने से, वो कौन है जो नहीं कह रहा? मुझे आप कोई सफल आदमी कभी नहीं मिलेगा आपको, हमेशा असफल व्यक्ति आपको कहेगा कि आपका नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ था। तो तुम 2 कौड़ी के आदमी साले, तुम्हारा जबान पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हारी नींद पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हारी आदतें खराब है, तुम तंबाकू खाते हो, तुम दारू पीते हो, रात को पार्टियां करते हो, तुम्हारा कैसे होगा? तुम्हारे 2 कौड़ी से ज्यादा वक्त नहीं है, और तुम यहाँ उपदेश दे रहे हो कि मेरा भी नहीं हुआ था इसलिए तुम्हारा भी नहीं हुआ। हमारे चिंटू का नहीं हुआ था, हमारे लल्लू का उसने भी दिया था, उसका भी नहीं हुआ था। कई मम्मियां बोलती हैं, कई पापा हमको भी बोलते थे कि हमारे पिंटू ने भी दिया था, चिंटू ने भी दिया था। अब उसका क्या है, वो चिंटू 1 नंबर का कार्टून लड़का है, उसका नहीं हुआ तो हमारा क्यों नहीं होगा? उससे हमको क्या मतलब है? हमारे प्रोफेसर खुद बोलते थे, मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मैंने फॉर्म डाला तो बोले मत डालो। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे बच्चे ने भी दिया था, हमारे सचिन ने दिया था, उनके लड़के का नाम सचिन था। अरे मैं कहा तुम्हारा सचिन तो 1 नंबर का उठा ही गिरा है शहर, यहाँ पूरे शहर में, और 1 नंबर का बदमाश है, तो उसका नहीं हुआ तो उससे हमको क्या लेना देना भाई? फिर मैंने कहा फिर तो पक्का होगा मेरा, इनके सचिन का नहीं होगा। फिर मैंने कहा फिर हमारा पक्का है, क्योंकि मुझे मालूम था वो किसी काम का नहीं है ना। तो वो ऐसे लोगों के चक्कर में मत आया करो, वो बाद में आपको पता चलेगा उसकी पोल पट्टी। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपको ऐसी बातें करेंगे, उनके बारे में नहीं सुनना, उनके चक्कर में भी नहीं आना। उसमें और हम 1 महीना खराब कर लेते हैं। फलानी आंटी कह रही थी, फलाना अंकल कह रहे थे, वो आए थे, वो तो इतने बड़े अधिकारी होने से भी कुछ नहीं होता। सफल आदमी की बात देखो कि जो अभी अभी सफल हुआ है, 1 साल पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ है, 15-10 साल पहले हुआ है, चलो, वो फिर भी आपको कभी भी गलत राय नहीं देगा, कभी भी नहीं बोलेगा। सफल आदमी कभी भी नहीं कहेगा कि तुम्हारा नहीं हो सकता, कभी नहीं कहेगा। आप मूल्यांकन कर लो, आपको जिंदगी में जितने लोग भटकाने वाले मिले, मना करने वाले मिले, वो है कौन, पता करो उसका। वो सफल कभी नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। जो बोलता है कि इस हैंड राइटिंग वाले का तो कभी हो ही नहीं सकता, जो बोलता है कि आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो आपका नहीं हो सकता, अगर आपने वहां दिल्ली नहीं गए तो आपका नहीं हो सकता, आप उस जगह नहीं गए तो। दिल्ली में सारे कार्टून टीचर हैं, वो सब एक दो हैं ढंग के, सारे कार्टून है, दिए ही नहीं उन्होंने ढंग से। सिगरेट पीते हैं वो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के, क्लास खत्म होने के बाद दारू पीते हैं, गलत काम सिखाते हैं, लड़कियों की सेटिंग करते हैं, खुद करते हैं, आवारागर्दी करते हैं। हमने देखा, बुरी हालत है उनकी बुरी। बस ये कि वो जगह ऐसी बैठे हुए हैं कि वहां पैसा आता है, अनाप शनाप लोग पैसा लुटाने के लिए आते हैं, बैग में भर के लाते हैं, उनको दे जाते हैं, बैग में भर के लाते हैं, उनको दे जाते हैं। उनके पास पैसा गिनने की मशीन लगी हुई, पैसा गिनते रहते हैं, दिन रात पैसा गिनते हैं, दिमाग उनका वहीं चला गया। कोई निर्देशन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। मार्शल रखते हैं अपने आसपास, उठा के फेंकने वाला, उनके पास कोई चला जाए जरा कुछ पूछने के लिए, दो बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, वो उठा के फेंक देते हैं। यानी वो कुछ बोल के क्लास में से निकले, उसके बाद सीधा कार में घुसते हैं, दोनों तरफ 2 आदमी चलते हैं, कोई मिल ले उनसे बात कर ले। क्यों इतना डर क्यों है भाई तुमसे? क्योंकि पोल पट्टी बाहर आ जाएगी। उनके घरों पे जाओ तो, मैंने बताया ना, मेरे को घरों पे जाने का मौका मिला, कई लोगों ने बुलाया, तो स्थिति खराब है। पत्नियां जो है वो बोलती है कि ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, ये कुत्ता है। हमने कहा मतलब मुझे बुलाया था खाने पे? उसने कहा कल डिनर पे आ जाओ, क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं ठीक है आता हूं। मुझे भी लगा होटल में खाने के बजाय किसी के घर खाना ज्यादा अच्छा है, तो दोनों जगड़ रहे थे, शादी का एल्बम फाड़ रहे थे और जला रहे थे। तो अब हम तो कुछ कहने की स्थिति में, खाने वाने का तो पूछ नहीं सकते। हमने कहा होटल में ही खाएंगे, वो सब ठीक है। लेकिन उनकी पत्नी बोले कि ये जो तुम्हारा दोस्त है कुत्ता है। हमने कहा ये तो इतने बड़े आदमी है इनके पास तो इतनी भीड़ रहती है और इतने स्टूडेंट हैं, तो निजी जिंदगियां बहुत लोगों की बहुत तबाह है, बहुत बुरी हालत है उन सबकी। पोल पट्टी अंदर तक पता है,
इसलिए मैं यहाँ कैमरे पे बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब पे डालूंगा मैं, वो खुद भी देखे। बुरी हालत है उनकी, जिंदगियां खत्म है, उन्होंने बस केवल पैसा कमाया, लोगों को धोखा दिया, बेवकूफ बनाया, पढ़ाया नहीं है, गाइडेंस नहीं दिया, निर्देशन नहीं किया। एक एक आदमी को पकड़ करके उसको गाइड करना था। संख्या बहुत ज्यादा है, कैसे करेंगे? 12-12 हजार लोग हैं एक एक कोचिंग में, कैसे मिल सकते हैं एक एक आदमी से? कैसे बात कर सकते हैं? खुद कैसे पढ़ा सकते हैं? खुद तो करते ही नहीं है, बस अपने स्टूडेंट। उनके यहाँ जो फॉर्म बांटते थे ना, एडमिशन फॉर्म बांटते थे, वो सब पढ़ा रहे। मैं देख रहा हूँ कोट पेन टाई पेन करके वो सब पढ़ा रहे हैं अभी यूट्यूब पे, मैं देखता हूँ उनको। 2011 में, 12 में, 2010 में जाके देखो तो वो फॉर्म बांटते थे उनके यहाँ। पढ़ने लिखने से कोई वास्ता ही नहीं था उनका। अब वो लोग टीचर हैं, जो फॉर्म बांटने वाला उनके यहाँ टीचर हो गया। हो सकता कभी प्रीलिम्स विलिम्स में बैठा हो और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की हो, लेकिन चूंकि कोचिंग का नाम चल गया तो नामी गिरामी टीचर हो गया वो, और फलाने सर लग गया, नाम के आगे सर लग गया उनके। जबकि पहले वो वहां, हम तो मैगजीन के सिलसिले में जाना पड़ता था, हम विज्ञापन लाते थे सारे कोचिंग से, हमारी मैगजीन में विज्ञापन देते थे। तो बुरी हालत है। हम एक एक आदमी का हिस्ट्री जानते हैं, एक एक की स्थिति जानते हैं। कोई आईएएस नहीं बना उनमें से, बता रहा हूं, सब बेवकूफ बना दे, झूठ बोल रहे हैं। कोई आईएएस नहीं है उनमें से, कोई सिविल सर्विसेज पास नहीं है। लाल टपकती उनकी आज भी। सिविल सर्वेंट कोई बन जाता है तो उसको अपनी कुर्सी पे बिठा देते हैं, वो उसको कोई जैसे ही कोई आईएएस बनता है उसको अपनी कुर्सी दे देते हैं, सामने मंत्रमुग्ध होकर के बैठे रहते हैं। अगर तुम आईएएस हुए होते तो इतने मंत्रमुग्ध थोड़ी होते। मूर्खता फैली हुई है चारों तरफ, पर लोग फॉलो कर रहे हैं, भीड़ है। यही तो अंधतंत्र है, इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं। इसलिए तो पूरी देश परेशान है। सोशल मीडिया ने यही बेवकूफ बनाया है, और सोशल मीडिया आग में घी डालने का काम करता है। ये सब सोशल मीडिया के वोटर्स हैं जो ऐसी पॉपुलर गवर्नमेंट चुन लेते हैं, फिर वो आत्मघाती बन जाती है। ट्रंप का हालात देख रहे हैं ना, कल आपको QAnon बताया था। ये कौन लोग हैं? ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम समझ वाले लोग हैं, जो एनालिसिस ही नहीं कर सकते। उनको सच क्या है झूठ क्या है समझ में ही नहीं आता, कौन क्या बता रहा है कुछ समझ में नहीं आता। बुरी हालत है। उस भ्रम जाल में जो है, उस मिस्टिस हम भी चले जाते हैं, हम लोग भी चपेट में आ जाते हैं। और हमारे जैसे लोग उसको ठीक भी करना चाहें तो हम लोग करें कैसे? उसको इतने सारे लोगों को कैसे मोटिवेट करें, कैसे बताएं उनको कि क्या सही है क्या गलत है? और हम क्यों बताएं? कई बार हमको लगता है कि हम क्यों बताएं। ये चीजें हैं, ये आपको करना चाहिए ठीक, और समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप इस अभियान में जब आगे बढ़ेंगे और ये जो आपका एक्सपीडिशन है ये जब बिल्कुल सफलता के करीब पहुंचेगा, तब आपको ये सब बातें याद आएंगी कि ये जो आज का जो लेक्चर है ये कहीं ना कहीं आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है लाइफ का। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं इस टाइप का लेक्चर, उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप लोग तो आदी हो चुके हैं, आप लोगों को तो कई बार बताया जा चुका है। असर होना होता तो पहले ही हो जाता। पर चलिए, गणतंत्र दिवस की एक ऊर्जा होती है। मैंने कहा ना, जब पर्व त्योहार होते हैं तो उनकी कुछ ऊर्जाएं होती हैं उस दिन का, वो हम क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मैं किसी दिन बहुत विशेष दिन बनाना चाहूं तो मैं नहीं बना सकता। दिवाली के दिन की जो ऊर्जा होती है वो दिवाली के दिन ही होती है, रक्षाबंधन की जो ऊर्जा होती है वो रक्षाबंधन के दिन ही होती है, और जो गणतंत्र दिवस की ऊर्जा है वो पूरे देश में। अभी आप रास्ते पर जाएंगे ना घर पे, तो रात को बच्चे सफेद ड्रेस में या उसमें आपको दिखेंगे, और कोई फूल हाथ में लिए हुए, कोई पुरस्कार लिए हुए आ रहा है। लड़कियों को आप देखोगे तो वो अलग प्रकार के परिधानों में होती हैं। किसी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया हो तो वो भी आपको बन ठन के जाते आते बाइक पे, स्कूटी पे, कार में आपको लोग दिखेंगे, बस में दिखेंगे। तो ये अगर मैं ऑर्डिनरी डेज में कल 27 जनवरी को, 28 जनवरी को अगर चाहूं कि ऐसा कुछ दृश्य आपके सामने उपस्थित करूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? टीवी पे आप जाओगे तो परेड चल रही है, आज वो ट्रैक्टर परेड भी है सुबह की, वो हमारी जवानों की परेड है। प्रधानमंत्री जो है वो वहां राष्ट्रपति सलामी ले रहे हैं, और राजपथ का नजारा टीवी पे दिन भर समाचार, आज न्यूज़पेपर की छुट्टी होगी, कल न्यूज़पेपर जब आएंगे।
तो आप देखेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। परसों जब न्यूज़पेपर देखेंगे, झांकियां होंगी, सारे मंत्री, सब लोगों में देश प्रेम का उल्लास, चारों तरफ राष्ट्रभक्ति के गाने, टीवी पर सब तरफ न्यूज, सब तरफ। तो ये एक माहौल होता है, एक वातावरण बनता है, इसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा में कही गई बात ज्यादा असर करती है, मुझे लगता है। इसलिए आज मैंने ऐसी बात कही इस ऊर्जा में। आज मैं ऑर्डिनरी आपको कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट भी पढ़ा सकता था, एनिमल्स के नाम याद भी करवा सकता था, कुछ नहीं तो और कुछ आज जो मुझे साइंस में, बायो में कुछ कहना है या इन्वायरमेंट में कुछ कहना है वो कह सकता था, या करंट अफेयर्स में हम लोग कोई चर्चा कर सकते थे। लेकिन मैं वो चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। ये ऊर्जा पूरे राष्ट्र ने मिलकर के जागरण की है, दुनिया भर के लोग हमें बधाई संदेश दे रहे हैं। तो आज आप व्हाट्सएप पे आपके यहाँ देखोगे या फेसबुक पे देखोगे तो गणतंत्र दिवस की बधाइयों का ढेर लगा हुआ है, आपके मित्र और ग्रुप में भी। हम तो ग्रुप में अभी अलाउ नहीं करते किसी को बधाई देना, नहीं तो भीड़ हो जाती। सब लोग गणतंत्र दिवस, हैप्पी रिपब्लिक डे लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक सामूहिक उत्साह का संचार होता है, हम सबका सामूहिक मन का उत्कर्ष है ये, और क्लाइमैक्स कह सकते हैं इसको। तो इस ऊर्जा वाले दिन यदि आप कोई अनुशासन का संकल्प लेते हैं तो ज्यादा फलीभूत होता है, ज्यादा अच्छे से उसके रिजल्ट आते हैं। इसलिए आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, ऑटो डिसिप्लिन का संकल्प आज के दिन लिया जाना चाहिए। आज के दिन टाइम टेबल भी बनाया जाना चाहिए। और गणतंत्र का सही मतलब भी यही है। और खास करके हम जैसे बहुत लोगों को आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम लोगों को यदि ऑर्डिनरी तरीके से रहना होता तो फिर हमारे लिए उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमको, हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। हमारी संख्या 60 से 70 तक पहुंचानी है। हमारे क्वेश्चंस की संख्या अगर 50 है तो 60 में कन्वर्ट करना है, 40 है तो 60 में कन्वर्ट करना है। हर आदमी को 60 तक पहुंचना है, 65 तक जाना है। तो 65 क्वेश्चंस तक पहुंचना है तो अतिरिक्त ऊर्जा का संचार तो करना पड़ेगा, उत्साह का संचार तो करना पड़ेगा। तो आज के दिन से बेहतर और क्या हो सकता है, जब हमारे लिए टेलविंड चल रही हो, पीछे से हवा लग रही हो। हेडविंड होगी तो बाकी दिनों में हेडविंड होती है, आज के दिन टेलविंड चल रही है। तो आज के दिन यदि हम सफर पे निकलेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। इसलिए पर्वों, त्योहारों का उपयोग करना चाहिए। मैं होली के दिन, दिवाली के दिन ज्यादा पढ़ाई करता था, क्योंकि सब लोग बिजी रहते थे, मुझे पढ़ाई करने में बहुत मजा आता, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। उस दिन मैं किसी से नहीं मिलता था और पढ़ाई ज्यादा करता था। तो होली खेलने में क्या, हमको अगर इंटरेस्ट नहीं तो ऐसी जगह बैठ जाओ जहां आपको कोई पकड़ ना सके, गिला ना कर सके, कलर ना लगा सके। तो सब लोग अपना कलर लगाने में मस्त रहेंगे, सब बिजी रहेंगे, तो आप बहुत ज्यादा पढ़ लोगे। और हमेशा भारत में तो मार्च अप्रैल में परीक्षाएं आया करती थी, उन्हीं दिनों में होली होती थी। अगर आप होली खेल लेंगे तो पूरा दिन भी बर्बाद होगा, और फिर नहाना पड़ता है उसमें बहुत रगड़ रगड़ के, तो फिर बहुत टाइम चला जाता है आपका। कलर लगा जाते हैं लोग, बंदर बना जाते हैं। तो हम लोग इससे बचते रहे हमेशा और पढ़ाई में लगे रहे। उस दिन ज्यादा पढ़ाई करते थे। रक्षाबंधन का त्योहार भी 10 मिनट का त्योहार होता है। 10 मिनट आप बैठ लिए, राखी बांध लिया, मिठाई खा ली, बहन भी खुश, आप भी खुश, लेन देन हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पढ़ाई करना है, बहुत अच्छा हो जाता है। त्योहार जो है पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छे दिन होते हैं, ध्यान रखिए। उस दिन छुट्टी का भी एहसास होता है, सब लोग बिजी होते हैं और आप बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपकी कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, थोड़ा लड़कियों के लिए रहता है कि उनको त्योहार में काम कराना पड़ता है, थोड़ा त्योहार के दिन ज्यादा हाथ बटाना पड़ता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा उनसे नमस्कार करना चाहिए और पढ़ाई में लगना चाहिए। उनको कहना आज तो पढ़ने दो, ठीक है। रोज भी पढ़ते हो, आज भी पढ़ना। कई लोग बोलते हैं रोज ही पढ़ते हो, आज भी पढ़ोगे। आप लोगों में से कोई घर जाते होंगे तो सोचते होंगे अब यहाँ पे पढ़ने आए हो क्या, वहां पढ़ते तो हो नहीं, और करेंगे क्या, पढ़ेंगे इसी। तो इस दिन है ना, एक्सीलरेटर दबाने का दिन होता है। त्योहार पर्व जो होते हैं एक्सीलरेटर दबाने का दिन होता है। अभी तक आप 60 की स्पीड से चल रहे थे, अचानक से आपने घड़ी देखी, घड़ी देखने का दिन है ये। घड़ी देखी, फिर लक्ष्य देखा, माइलस्टोन देखा, अरे ये तो बहुत पीछे रह गए हम तो
तो हम एक्सीलरेटर दबाते हैं ना, जब लेट हो जाते हैं तो एक्सीलरेटर दबाते हैं। और अभी तो बहुत बहुत दूरी बाकी है, स्पीड तो बहुत कम है, चलो 70 से चलेंगे। अब 70 60 की स्पीड से चल रहे थे, अब 70 की स्पीड से चले। फिर अगला त्योहार आया, फिर 80 की स्पीड से आ गए। त्योहार जो है वो एक्सीलरेटर दबाने का दिन होता है। तो आज आपकी पढ़ाई में एक्सीलरेशन आना चाहिए, गतिवर्धन होना चाहिए, गति बढ़नी चाहिए। पहले जो गति है उससे काम नहीं चल रहा है, उससे टेस्ट में ठीक नंबर नहीं आ रहे हैं, तो गति बढ़ाइए, पेज की संख्या बढ़ा दीजिए, किताबों की संख्या बढ़ा दीजिए। सिटिंग का टाइम में 10 घंटे है तो 11 घंटे 12 घंटे कर दीजिए। लिखने का टाइम अगर 5 घंटे लिख रहे थे तो अब 6 घंटा लिखने लग जाएगा, 2 घंटे वाले 3 घंटा लिखें। तो अपनी संख्या बढ़ाएं, लिखने के टाइम की भी और पढ़ने की भी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि गणतंत्र दिवस हमारा सार्थक हो जाएगा, मनाना भी और पढ़ना भी, क्योंकि सफलता तो मिलनी चाहिए। और गजानन जी को याद कीजिए ठीक है, वो आपकी मदद करेंगे। तो श्री गणेशाय नमः करो, और बोलते हैं ना श्री गणेशाय करो, यानी कि शुरुआत करो। श्री गणेश करने का वक्त आ गया, शुभारंभ करने का वक्त आ गया। ठीक है, तो यह है राष्ट्रीयता और धार्मिकता और इसका समन्वय। अब इसके साथ साथ यदि हम पूरे तर्क और तथ्य और उसके साथ चल पड़े तो वैज्ञानिकता भी आ जाएगी। तो वैज्ञानिकता यह है कि कर्म करने से ही, वैज्ञानिकता सीधी सीधी गीता में है कि कर्म करने से फल मिलता है, अकर्म में हमारी आस्था न हो, कर्म में प्रवृत्त हो, यह वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता हमको कर्म सिखाती है। भाग्यवाद और वैज्ञानिक दोनों में अंतर, कर्मवाद ही वैज्ञानिकता है। गीता जो है वो वैज्ञानिक है पूरी तरह से। तो आपके निबंध भी तैयार हो रहे कि नहीं? ऐसे निबंध तो बहुत आते हैं जो मैं बता रहा हूं अभी। कर्म ही वैज्ञानिकता है, नहीं तो धर्म तो भाग्यवाद हो जाता है। धर्म और कर्म में अंतर हो जाता है कि नहीं? इसलिए कई लोग कर्म को ही धर्म मानते हैं, इसलिए गीता की बात करते हैं। देखो, गीता कोई बकवास चीज नहीं है, गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कार्मिक ग्रंथ। कार्मिक किनको बोलते हैं? पर्सोनल, सिविल सर्विसेज पर्सोनल। आपका जो डिपार्टमेंट होगा ना, आईएएस बन जाओगे तो कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है आपका। कार्मिक किसको कहते हैं? जो कर्म करता है वो कार्मिक है। तो कार्मिकों का ग्रंथ है गीता, धार्मिकों का नहीं है। धार्मिक तो भाग्यवादी होते हैं, जो ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, सब ईश्वर देख रहा है, सब ईश्वर कर रहा है, वो करेगा तो सब कुछ होगा। नहीं, गीता ये नहीं कहती। गीता कहते नहीं तुम करोगे तो होगा, तुम्हारे करने से होगा। और ऋषि पतंजलि यही योग की बात करते हैं। योग कर्मसु कौशलम, वो जो आता है ना आईटीआई का, और उसका वो ध्येय वाक्य आता है, कुशलता, कर्म में कुशलता प्राप्त करने का नाम ही योग है। ये लो भी, मैंने आपको पतंजलि भी बता दिया, योग दर्शन में भी आया। कर्म में कुशलता प्राप्त करना, यानी जो गीता कह रही है कि कर्म करो सफलता प्राप्त होगी, ये वैज्ञानिकता है। आगे समझ में? और उस वैज्ञानिकता को करने के लिए उस कर्म को में कुशलता प्रदान करना, यानी योग जो है वो कुशलता लेके आता है। कुशल कर्म, एक्सीलेंट वर्क। तो आप एक्सीलेंट वर्क करेंगे तो अनुशासन के तहत करेंगे तो रिजल्ट आ जाएंगे। तो सब चीजें मिक्स है कि नहीं है? गणपति मिक्स है, योग मिक्स है, वैज्ञानिकता मिक्स है। तो पतंजलि और गीता अलग अलग नहीं है। इसलिए इसको कोई धार्मिक बात ना करे कि भगवान श्री कृष्ण की बात है और गीता। भगवान श्री कृष्ण जो है, उनकी जो कथाएं हैं, रासलीला और तमाम गोवर्धन लीला और वो जो चीजें हैं, वो बिल्कुल अलग चीज है, और गीता बिल्कुल अलग चीज है। गीता कर्म दर्शन है, जीवन दर्शन है। और सीधा सीधा वो बोलते हैं कि पास्ट, देखो अभी हमारे यहाँ ये जो पूरा यूनिवर्स है,
इसमें तो अभी टाइम मशीन और ये सब तो केवल एक वो ये ना, हम बैक में तो जा नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते। पीछे जाने का कोई सिस्टम है हमारे अंदर? नहीं है। इसलिए गीता में ना बहुत व्यवहारिक बात कही गई है। देखो, पीछे जाने का, पास्ट का जाने का कोई सिस्टम है नहीं, तो फिर क्यों व्यर्थ चिंता कर, मतलब चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छा, भविष्य की चिंता करने से भी क्या होगा? उससे तो टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी लगेगी। तो देखो, भविष्य तो जो गया हुआ है और जो होने वाला, इन दोनों के झंझट में मत पड़ो। तुम अभी का काम करो, यानी कर्म करो। भविष्य न चिंतयेत, भविष्य न चिंतयेत, यानी भविष्य की चिंता मत करो। और सोचना विचारना भी बंद करो पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में सोचना विचारना बंद करो कि हमारा 10th में ये हो गया था, और 10th में तो केवल 50% थे, 12वीं में तो केवल इतने ही थे। अरे उससे कुछ नहीं होना जाना, वो सब फालतू बात है। हो गया, बीत गया ना वो। पहले आपने क्या किया, क्या पाप किए, क्या पुण्य किए, किसने आपके साथ क्या कर दिया था, उसको छोड़ो। आज आपके पास क्या है उसको देखो। अच्छा, भविष्य की चिंता करके भी क्या कर लोगे? क्योंकि वो अभी, भविष्य का लक्ष्य बनाओ, भविष्य को लक्ष्य रूप में रखो, टारगेट रख सकते हो भविष्य को, लेकिन चिंता तो अभी नहीं करना है ना। इसलिए वो बोलते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसलिए कर्म पे ध्यान दो बस, क्योंकि फल की इच्छा करोगे तो फिर स्पीड कम हो जाएगी। क्योंकि इच्छा करोगे ना तो फिर चिंता करोगे। आप तो आज का टारगेट बनाओ, इसलिए मैं छोटे टारगेट की बात करता हूं। आज शाम तक का टारगेट बनाओ, उस पर काम करो। कई बार अगले दिन गेस्ट आने वाले हैं, इस कारण से हम इस साल इस दिन भी नहीं पढ़ते हैं। कल तो दिन भर ही खराब हो जाएगा, तुमने गेस्ट बुला लिया, कल तो दिन भर ही खराब हो जाएगा। हमने ये बोल बोल के, सुबह पता चला वो नहीं आ रहे हैं, तो एक दिन पहले खराब कर दिया ना। अगला दिन भी खराब नहीं होने वाला था, आज का भी खराब कर दिया, और दोनों दिन खराब हो गए। क्यों? नहीं तो गेस्ट आ रहे थे तब आ रहे थे, वो बोल रहे थे नहीं वो 7 बजे आ जाएंगे। कई बार वो 11 बजे आते हैं, फिर वो बोलता हमको तो जल्दी जाना, तो 1:30 बजे चले भी गए। हम यूं ही परेशान थे कि कल का दिन पूरा ही खराब हो जाएगा। अब 2.5 घंटा खराब हुआ, 2.5 घंटा खराब कर लिया तो कर लिया, ठीक है। अब उसको फिर भूल जाओ, नहीं तो उसका रोना गाना करते करते फिर शाम हो गई। 1:30 से 7 तो इसी बात में बच गई कि ये आए क्यों थे 2.5 घंटे के लिए भी, तो फिर दिमाग खराब हो गया। तो दिमाग को थोड़ा सा है ना संतुलित बनाने के लिए गीता बहुत मदद करती है। वो वर्तमान में जीना सिखाती है। हम लोग दुखी क्यों होते हैं, हमारी पढ़ाई कई बार क्यों नहीं होती? क्योंकि हम पास्ट की चिंता बहुत करते रहते हैं। पास्ट की चिंता करना तो नितांत बेवकूफी है, क्योंकि वो बीत चुका है। उससे सबक लेना चाहिए, पास्ट से सबक लेना चाहिए, भविष्य की योजना बनाना चाहिए, और वर्तमान में कर्म करना चाहिए। चिंता तो तीनों स्तर पर कभी भी नहीं करना चाहिए। चिंता तो करना ही नहीं है, पास्ट से सबक लेना है, फ्यूचर की योजना बनाना है, और वर्तमान में काम करना है। ये गीता है, ये भी जोड़ दिया। और ये योग भी है, इसी को योग कहा गया। क्या योग है? अपने आप को जोड़ लेना, किसके साथ? काम के साथ जोड़ लेना, योग है। पर्यावरण के साथ जोड़ लेना, योग है। बहुत ठंड है आज, और आपके खाने में फ्रीज से निकाला हुआ दही रख दिया गया है, तो नहीं खाना योग है। गर्मी के दिन है, ठंडा दही है, आपने खा लिया, ये योग है। जोड़, किसके साथ किसका जोड़ है? ठंड में चाय पीते ना, चाय अच्छी लगती है, क्यों? चाय गर्म होती है, तो ये योग है। गर्मी में दही अच्छा लगता है, छाछ अच्छी लगती है, ठंडी छाछ और अच्छी लगती है, कोल्ड ड्रिंक। ये योग है, क्योंकि ये उसके साथ जुड़ता है, गर्म के साथ ठंडा वाला जुड़ता है। तो आपको योग बिठाना आना चाहिए। हिंदी में जब प्लस करने के लिए कहते हैं तब क्या बोलते हैं? योग करो, करते हैं ना, मतलब जोड़ो, उसके साथ जोड़ो। तो आपको जोड़ना आना चाहिए। तो जोड़ता कौन है? कर्म।
कर्म जोड़ने का काम करता है, प्लस का काम करता है। उसके लिए कर्म करना पड़ता है, जोड़ने के लिए कर्म करना पड़ता है। आप आसन लगाते हैं तब भी कर्म करते हैं, सुबह दौड़ने जाते हैं तो भी कर्म करते हैं, कुछ खाते हैं तब भी कर्म करते हैं। और कर्म में प्रवृत्त व्यक्ति तो भाग्यवादी हो जाता है, सब ईश्वर देख रहा है, सब वो करेगा, तो फिर तुम क्या करोगे? तो जब आप यौगिक हो जाते हैं, योग करने वाले हो जाते हैं, जब आप गीता प्रधान हो जाते हैं, तब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं, धार्मिक नहीं रहते। तो हमको कार्मिक बनना है, और कार्मिक व्यक्ति कौन होता है? आध्यात्मिक होता है। और हम कार्मिक में ही जाने वाले हैं, कार्मिक प्रशासन में ही तो जाएंगे। लोक प्रशासन जिनका ऑप्शनल है वो जानते हैं, कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। रेलवे में भी कार्मिक होता है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, अभी उसको मर्ज कर दिया है IRPS, उसको IRPS कहते हैं। वो कार्मिकों का ध्यान रख रहे होते हैं, वो कार्मिकों का ट्रांसफर करते हैं। रेलवे के जो पर्सनल सर्विसेज के लोग होते हैं वो रेलवे में रिक्रूटमेंट को देखते हैं, प्रमोशन को देखते हैं, ट्रांसफर को देखते हैं। रेलवे के कर्मचारियों के ट्रांसफर, प्रमोशन, उनकी भर्तियां, उनकी ट्रेनिंग, ये सब IRPS लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो कर्म वाले लोग हैं, कर्म में जाना है हमको, तो हमको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, धार्मिक होने से काम नहीं चलेगा। धार्मिक वाले भगवान का पूजा पाठ किया और इतिश्री कर लेते हैं, कर्म करना है, नहीं कर्म नहीं करना है, हमने तो ये कर लिया, भगवान से अर्जी लगा दी है, आज पूजा पाठ कर लिया, आज हवन कर लिया, आज इनके सामने निवेदन कर दिया, आज मंत्र पढ़ दिए, बस काम खत्म। ये अध्यात्म नहीं है, ये गीता नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये क्या है? धर्म है, इसको धर्म बोला गया। ये उथला स्वरूप है, मैंने बताया था आपको। ये प्राइमरी क्लास है, छोटी क्लास है, नर्सरी, LKG, UKG, प्राइमरी। जब स्कूल हायर एजुकेशन में आ जाते हैं तब तो आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। आध्यात्मिक फील्ड और कर्म वाला फील्ड जो है वो धर्म के क्षेत्र का हायर एजुकेशन आया समझ। गीता हायर एजुकेशन का सिलेबस, इसलिए स्वामी विवेकानंद वेदांत की बात करते थे, उपनिषदों की बात। जो उपनिषद गंगा आप देख रहे हो वो हायर एजुकेशन है। आम जनता को आप ये सब बातें बताओगे उसके समझ में नहीं आएगा। आप देख रहे हो ना रोज उपनिषद गंगा, 1 घंटा रोज देखते हो, 40 मिनट देखते हो, 20-20 मिनट के 2 एपिसोड देखते हो, तो क्या देखते हो उसमें? हायर एजुकेशन है। उसकी टीचिंग्स जो है वो आम जनता को समझ में आएंगी क्या? आम जनता उस टीचिंग को नहीं समझ सकती। उसको कौन समझता है? जो धार्मिक सीढ़ी से भी ऊपर उठ गया। इसलिए कबीर सीधे PhD में थे कबीर वाली जो स्थिति है वो PhD वाली स्थिति। कबीर सोच विचार की दृष्टि से सीधा PhD में है, वो विवेकानंद से भी ऊपर है कबीर। विवेकानंद अभी हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पहुंचे हैं, वो PG में, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी जो डॉक्टोरल चल रहा है उनका। डॉक्टरल स्टडी वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो उसमें, इसलिए संगीत में आप देखोगे शुरू शुरू में जो है वो ताल सीखता है, ऐसे तबले पे, हारमोनियम पे, थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर वो तानपुरे पे गाने लगता है, फिर वो पंडित जसराज की तरह से हवा में गाने लगता है। तो एकदम क्लासिक स्थिति होती है। तो क्लासिकल म्यूजिक जो होता है एकदम हवा में चलता है, कई लोगों को समझ में नहीं आता। वो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन होती है म्यूजिक की, जिसमें उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी बजाने वाले की जरूरत नहीं है, बिना किसी ताल के, बिना किसी राग के, बिना किसी स्वर के वो गाता है, और सदा हुआ गाता है, और कभी भी स्वर गड़बड़ नहीं होने देता। स्वर गड़बड़ होने ही नहीं देता, उसका स्वर कहीं नहीं जाता बिना किसी यंत्र के। वो असली संगीतकार है, वो असली गायक है। और पर उसको हर कोई नहीं समझ पाता, इसलिए टीवी पे चैनल चेंज कर देते हैं, ऐसा कोई गा रहा होता तो साधारण लोग सुनते ही नहीं है उसको। उनको वो जो बहुत सारे यंत्र बज रहे होते हैं ना, डाम डिम, बस वो बहुत अच्छा लगता है कि ये बढ़िया है, ये समझ में भी आ रहा है और ये हमको सुरीला भी लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे बजा रहे हैं। तो इसका मतलब है वो जो गाने वाला वो इतने सारे लोगों पे डिपेंड करता है, तब जाकर के उसमें वो आता है। एक आदमी वैसे ही कॉन्फिडेंट है अकेला ही बैठ के, तो कबीर को किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही ब्रह्म को समझ लेता है, अकेला ही परमात्मा को समझ लेता है, अकेला ही योग कर लेता है, अकेला ही कर्म कर लेता है।
रैदास भी इसी स्थिति में थे, कबीर भी इसी स्थिति में थे। तो ये जो हमारे भक्तिकालीन संत है ना, वो सारे इसी स्थिति में कर्म मार्ग की बात करते थे, उनको जरूरत ही नहीं थी। तो आज मैंने हिस्ट्री भी पढ़ा दिया भक्ति काल में, वहां से भी आप ले सकते हैं। वो स्थिति पैदा करनी पड़ेगी, तो उसमें फिर किसी के समर्थन की जरूरत भी नहीं पड़ती। बादशाह खुद नाराज हो जाए और बादशाह खूब कूदता रहे अपनी जगह पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज गुरु गोविंद सिंह के पास भी थी, यही दारा शिकोह के पास में भी थी, जो आप लोगों ने उपनिषद गंगा में देखा होगा। दारा शिकोह इसी स्थिति को प्राप्त हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जिस रास्ते पे चले और वेदांत का दर्शन लिया, शंकराचार्य वाला जो आगे बढ़ाया उन्होंने, उनको ये बहुत अच्छी चीज लगी भारत के हिंदू धर्म में। खास करके वो हिंदू धर्म भी नहीं बोलते थे, बोले ये तो अध्यात्म है, भारत का अध्यात्म है, इसका हिंदू धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो विवेकानंद है वो कोई हिंदू धर्म के संत नहीं है, वो भारत के संत कहे जा सकते हैं या मानवता के संत कहे जा सकते हैं, पूरी मानवता के संत हैं। इसलिए वो तो अमेरिका में और ब्रिटेन में भी उसी तरह से रहते थे, यूरोप भी अच्छे से घूमे और अमेरिका भी बहुत अच्छे से रहे और बार बार गए, क्योंकि उनको तो मानवता दिखाई पड़ती थी, उनको भारत से ही प्यार था और भारत का ही लगाव था, ऐसा नहीं था। भारत को श्रेष्ठ इसलिए मानते थे क्योंकि ये वेदांत की जन्मभूमि है, यहां से वो ग्रंथ निकले हैं, इसलिए वो बोलते थे कि इसका ऋण है और पूरी दुनिया को एक थैंक यू बोलना चाहिए इंडिया को, क्योंकि उन्होंने दिया है, पूरी दुनिया को दिया है, वेदांत दिया है, दर्शन दिया है, फिलोसॉफी दी है। तो जो फिलोसॉफिकल स्कूल है हमारा वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब चीजें हमारे लक्ष्य में बहुत मजबूत करेंगे। इसलिए हम लोग कर्म में प्रवृत्त हों, योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, अपने आप को मजबूत करें, बाहरी दुनिया से काटें, क्वारंटीन करें खुद को, सिविल सर्विसेज के लिए क्वारंटीन करें। अभी आप कोरोना के लिए हो रहे थे, कोरोना से मुक्त होने के लिए और दूसरों को इन्फेक्शन ना हो इसलिए कर रहे थे। अब आप करिए किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए क्वारंटीन हो जाइए, आइसोलेशन में आइए। तो आइसोलेशन में आने के बाद नहीं, आइसोलेशन में आने के बाद में आप दुनिया में व्याप्त होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप दुनिया में रहते हैं तब आप दुनिया में नहीं रहते, तब आप आइसोलेट रहते हैं, तब आप किसी के काम के नहीं रहते। आपके रिश्तेदार कोई बताए कि आप तो मतलब मिलते नहीं हो, बात नहीं करना, बोलना मैं आपके लिए काम का आदमी बन रहा हूं, अभी मैं आपसे मिल तो लेता हूं लेकिन आपके काम का नहीं हूं। मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार हैं और उनके वो पति पत्नी आपको दोनों ही पसंद करते हैं और पति को पेंशन नहीं मिल पा रही, 4 महीने से उनकी पेंशन बंद है, उनको रिटायर हुए 4 महीने हो गए और उनकी पेंशन बंद है। दोनों ही कहते हैं कि तुम आते नहीं हो, ये क्या करते रहते हो, रात दिन पढ़ते रहते हो। उनको बोलना कि मैं इस लायक बन रहा हूं कि आपकी पेंशन चालू करवा सकूं फिर मेरा एक फोन जाएगा, आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। अभी मैं आ जाऊंगा, आपके किसी काम का नहीं हूं, मैं आपके काम का बन रहा हूं। अभी आपके यहाँ कोई लफड़ा हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कोई किसी की लड़की को ले भागे, कहीं कुछ है, पुलिस सुन नहीं रही है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, आप उसके घर मिलने चले जाएंगे, आप क्या कर लेंगे? अभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे यहाँ आए हैं, लेकिन उनको तब और ज्यादा अच्छा लगेगा जब आप नहीं भी जाएं और एक फोन कर दें उनके लिए थाने में, और दरोगा जो है तुरंत एफआईआर दर्ज करे और वो उनको जाके कहे कि आपके वो कोई हैं क्या वहां, वो जो सिद्धार्थ हैं वो आपके कुछ लगते हैं क्या? बोले हाँ लगते थे। बोले वो वहाँ एसपी साहब हैं, वो वहाँ जो आईपीएस हैं वो आपके कुछ लगते हैं? बोला हाँ। अरे उनका फोन आया था आपके लिए और चलो आपका वो ढूंढते हैं, और कहाँ गई आपकी लड़की और क्या हुआ था आपके साथ, तुरंत बताओ, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है। तब कैसा लगेगा उनको, जबकि आप तो मिलने नहीं गए? तो वो नाचते फिरेंगे, जीवन भर बोलते जाएंगे, जितने फंक्शन में जाएंगे वो आपका नाम लेंगे, गुणगान करेंगे। तो आपको अभी की पड़ी हुई है, पूरा फ्यूचर की पड़ी हुई है। फ्यूचर में आप कितने जबरदस्त आदमी बनने वाले हो, उनके कितने काम के बनने वाले हो। वो नाचते फिरेंगे, बता रहा हूं आपको, आपका नाम लेते लेते कहेंगे कि वो जो है ना वो हमारे हैं और हमारे खास हैं।
और देखिए वो हमने तो सिर्फ एक बार उनको बताया कि हमारे साथ ये दिक्कत है, उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया और लोग आ गए और ये हो गया, और कहानियां चलेंगी, किससे चलेंगे आपके नाम पे, तो लोग वाहवाही करते फिरेंगे, वो लाइफ हो जाती है। आप अभी के चक्कर में पड़े रहते हो, उसका फोन आ गया था, अरे उस फोन का क्या मतलब है भाई, और चले भी जाओगे तो कर क्या लोगे, आपकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है अभी, क्या कर लोगे वहां, आपके फोन से क्या हो जाना है, कुछ भी नहीं होना जाना, कुछ कर सकते नहीं, दर्द कम कर सकते नहीं हो, सहायता कर सकते नहीं हो, किसी के काम के नहीं हो, हार मांस के आप बोझ हो और उनके यहां जाके खा के आ जाओगे, आप बोझ हो अभी। सबसे पहले आत्मनिर्भर बन जाओ, ताकतवर बन जाओ, मजबूत बन जाओ, फिर रिश्तेदारी भी निभा लेना, इज्जत भी हो जाएगी, बाद में सब लौट आती है। अभी कोई बुराई भी करे तो उससे ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि वो ना समझ है। ईसा मसीह को तो कील ठोक रहे थे और वो सबके लिए माफी बोल रहे थे, यीशु को ऐसे ही थोड़ी मानते लोग, दिल बहुत बड़ा था उनका। फिर ये तो केवल बुराई कर रहे हैं, गाली तो दे रहे हैं, गोली तो नहीं मार रहे, गोलियों से भी नहीं डरते लोग तो। आज तो शहीदों का भी दिन है ना, आज तो जवानों का और शहीदों का भी दिन है, जो गोली से नहीं डरते, हम तो गाली से ही डरते रहते हैं। गाली भी दे दे तो कोई बात नहीं, बुराई भी कर दे कोई बात नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है, लेकिन एक दिन वही नाचता फिरेगा जो आज गाली दे रहा है कि वो हमारे बहुत काम का आदमी है। हमने देखा है ऐसा समय बदलते हुए, हमारी बुराई करते हुए भी हमने लोगों को देखा और हमारी तारीफ करते हुए भी देखा। जो लोग हमारी बुराई करते थे आज वो हमारी तारीफ करते बिना नहीं थकते, क्योंकि आज हम सफल हैं। एक समय में वो बुराई करते थे क्योंकि उस समय हमारे पास सफलता नहीं थी, हम साधारण व्यक्ति थे, तो हमारी बुराई करते थे। आज वही व्यक्ति हमारी तारीफ करते नजर आते हैं। आज हम उनको फोन कर लें तो दिन भर खुश रहता है, गदगद होता रहता है कि उनका फोन आया था, तो हम फोन कर भी देते हैं उसको ताकि वो खुश हो। पहले इस लायक बनना पड़ता है, तो आप उस लायक बनने के लिए ये सब त्याग कर सकते हो, अभी त्याग कर सकते हो। इसलिए आपको कहा था पेशेंस रखिए, सेक्रीफाइस करिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, अनुशासन बनाए रखिए। मुझे लगता है मैंने काफी अच्छे से आपको अपनी बात बताई होगी। तो आज के दिन और नया संकल्प लीजिए और मजबूती लाइए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक करेंगे, ठीक है, ताकि मैं नहीं चाहता इसके ऊपर कोई डाइल्यूशन आए और आप डाइल्यूट करें अपने विचारधारा को। कल से हम फिर रेगुलर हमारे सिलेबस को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतनी है।